हेलो मनी नाइन। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का हेलो मनी नाइन। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और क्या वीकेंड रहा। इस वीकेंड पर एक बार फिर से हिंडनबर्ग की तरफ से आरोपों की एक नई झड़ी लगाई गई। दिन भर सफाइयों का दौर चलता रहा और उसके बाद सोमवार को जैसी उम्मीद थी भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। और आज निफ्टी ने जो इंट्राडे लो लगाया है वहां से हालांकि रिकवरी तो है, लेकिन एक समय ऐसा लगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर से बाजार को हिला देगी। 24,212 का इंट्राडे लो देखने को मिला, लेकिन बाजार ज़्यादा देर वहाँ तक टिका नहीं और उसके बाद से जिन लोगों ने शॉर्ट क्रिएट किए थे वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हुई। और इस समय अगर हम देखें तो 24,472 ये अब से थोड़ी देर पहले जो है निफ्टी ने नया हाई लगाया है। हालांकि वहाँ से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन एक तरीके से इस रिपोर्ट को लेकर के जो एक पैनिक देखने को मिल सकता था, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। 56 अंकों की मजबूती अभी भी इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,424 का स्तर जो है वो देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो अब बुल्स थोड़ा सा हावी होते हुए, हालांकि सुबह से हम देख रहे थे कि वो बियर्स हावी थे, लेकिन 1363 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1262 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। डॉक्टर रवि सिंह आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ घटनाक्रम घटा है अदानी समूह को लेकर के। इस वीकेंड पे क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, बीच बाजार में भी हमने इस पर बातचीत की थी। आरोप लगाए गए हैं कि सेबी चेयरपर्सन अदानी ग्रुप को लेकर के, सेबी चेयरपर्सन और अदानी ग्रुप दोनों पर ही आरोप लगाए गए हैं। खासतौर से शनिवार और रविवार को हिंडनबर्ग की तरफ से ये आरोप लगाए गए और खासतौर से इस बार घेरे में सेबी चीफ को रखा गया। हालांकि सेबी चीफ की तरफ से भी अपनी सफाई आई है, कहने लगे 18 महीने बाद भी सेबी ने अदानी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सेबी चेयरपर्सन के ऊपर भी, उनके पति के ऊपर भी जो है ऑफशोर फंड में निवेश का आरोप लगाया गया है। ऑफशोर फंड को मनी साइफनों के जरिए अदानी ग्रुप ने इस्तेमाल किया है, ये आरोप हिंडनबर्ग के हैं। ब्लैक स्टोन के REIT में मधाबी बुच के पति बिना अनुभव के जो है वो कंसल्टेंट बन गए। ये तमाम गंभीर आरोप जो है वो हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए हैं। भारत में रीट्स में निवेश को बढ़ावा दिया गया, ये भी आरोप है हिंडनबर्ग की तरफ से। एगोरा एडवाइजरी में बुच की 99% हिस्सेदारी है। ये तमाम तथ्य जो है वो हिंडनबर्ग की तरफ से रखे गए हैं। 2022 में रेवेन्यू बुच की सैलरी का 4.40 गुना था अग्रोवा का। तो ये तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन हालांकि इस पर बड़ी लंबी चौड़ी सफाई जो है वो सेबी चेयरपर्सन की तरफ से दी गई थी। चेयरपर्सन पद का संभालते ही उन्होंने कहा कि कंसल्टेंसी फर्मों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा उनकी तरफ से क्या सफाई दी, पद संभालते समय सेबी को कंपनियों की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई थी। ये सेबी चेयरमैन की तरफ से सफाई है, कह रहे हैं कि कंपनियां उनके पति चलाते थे, वो नहीं चलाती थी। इसके अलावा कंपनियों की आय को उनकी सैलरी से जोड़ना काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सेबी चेयरमैन की तरफ से सफाई दी गई। इसके अलावा तमाम दिग्गज लोगों की तरफ से, बाजार के एक्सपर्ट की तरफ से अदानी ग्रुप को जो सेबी के आरोपों पर जो सफाई दी गई कि अदानी ग्रुप को 24 में से 23 मामलों में क्लीन चिट दे दी गई है। ये तमाम पूरी घटनाक्रम निकल करके आया है। सेबी ने देशी विदेशी एजेंसियों की मदद से अदानी के खिलाफ जांच अपनी पूरी की है और हिंडनबर्ग के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन होने की आशंका है, इस पर भी तो जो है टिप्पणी जो है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सेबी के बोर्ड ने कंसल्टेशन के बाद रीट से जुड़े फैसले लिए गए हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं क्या कुछ घटनाक्रम घटा है। लेकिन अभी जो अगर हम देखें तो अदानी के शेयरों में जो शुरुआती गिरावट देखने को मिल रही थी करीब 6% के आसपास की, उसमें भी रिकवरी है, बाजार में भी रिकवरी है। और इस पर आज का हमारा खास जो हमारा शो है मनी सेंट्रल, उस पर भी हम डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जरा रवि सिंह को जोड़ लेते हैं, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं कि इस समय निफ्टी पर बढ़ने गिरने वाले शेयरों की क्या स्थिति है। 2% इस समय बढ़ करके हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है। इन्फोसिस जो है 0.25% ऊपर है। एक्सिस बैंक में हम देख रहे हैं 0.2% की बढ़त है। गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है, 2.25% से ज़्यादा की गिरावट जो है एनटीपीसी में है। अदानी पोर्ट 2.25% नीचे है। डॉक्टर रेड्डी में 0.2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। जो शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, वो अगर हम देखें तो जिन शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिन सेक्टर्स में, उसमें हम देख रहे हैं कि आज हम PSU बैंक्स में अभी भी दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा मीडिया शेयरों में आज करीब 1.25% के आसपास की गिरावट है। फार्मा शेयरों में जो है आज हम देख रहे हैं 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जरा एक एक करके जरा अदानी समूह के शेयर लेकर के आइए और जरा अदानी समूह में क्या स्थिति देखने को मिल रही है वो जरा एक बार अपने दर्शकों को हम दिखा लेते हैं कि एक समय ऐसा था कि अदानी समूह के सभी शेयरों में हम देख रहे थे कि 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी अगर हम देखें 6% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब रिकवरी के बाद थोड़ा सा ऊपरी से तो फिर हल्का हुआ अदानी पोर्ट का शेयर, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच
जो है अगर हम बात करें अदानी एंटरप्राइजेस की, वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस में भी दबाव इस समय देखने को मिल रहा है और ये इस समय करीब करीब 1.25% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। अदानी की सभी समूह में हम देख रहे हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। 1.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अब देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा अदानी टोटल गैस 4.5% नीचे, अदानी ग्रीन एनर्जी में 1.5% की गिरावट है, अदानी ग्रीन सोल्यूशन में करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए 1:08 हो गए हैं और रवि जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। रवि जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बाजार पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उस पर के बाद हम देख रहे हैं कि बाजार में जो है एक नीजक रिएक्शन देखने को जरूर मिला था, लेकिन वहाँ से जो है अब रिकवरी है बाजार के अंदर। लेकिन अदानी समूह में भी थोड़ी बहुत रिकवरी है। आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? विपुल जी, सबसे पहले तो क्षमा मांग लूं, मैं एनडीटीवी पर थोड़ा लाइव हो गया, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ और थोड़ा लिंक में इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। बट फिलहाल देर आए पर दुरुस्त है, वही हाल कुछ ऐसा है मार्केट का भी। और इस समय अगर विपुल जी मैं मार्केट देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो पैनिक जरूर बार बार क्रिएट हो रहा है, लेकिन इस पैनिक में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पहला। दूसरा, अभी जो मार्केट चल रही है उसमें 24,400 की कॉल को एक बार आप बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड में देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहां से जो मोमेंटम मिलेगा उसमें 30-35 रुपए आपको बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेके चले तो पहला हुआ आपका ये ट्रेड। अब दूसरी साइड एक बार को आपने जो बात की है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का, उस पे एक चीज समझे। देखिए, बहुत ज्यादा जो है वो न्यूज और अफवाहें इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग। और उसकी वजह से पूरा सैटरडे और संडे जो है वो सबका खराब हुआ जिन्होंने स्टॉक मार्केट पे निवेश कर रखा है। पहले देखिए, इस तरीके की न्यूज आती रहती हैं, इन सब का कोई खास इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता। पिछली बार जब आया था तब उसके पीछे पहला रिएक्शन था ऐसा, और बार बार अगर ऐसी न्यूज आती रहेंगी तो उससे कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बात समझें, इंटरनेशनल साजिश को भी समझें, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भी समझें, हिंडनबर्ग की हिस्ट्री को भी समझें। हिंडनबर्ग ज्यादातर रिपोर्ट्स जो है, ज्यादातर अपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट सेल करके चलता है। शॉर्ट सेल का मतलब है कि सेल साइड से पोजीशन ज्यादा क्रिएट करते हैं। अब इसको एक बार कोई हिस्ट्री को समझें तो इस समय इंडियन इक्विटी मार्केट और यूएस इक्विटी मार्केट को एक बार कंपैरिजन कर लें। इंडियन इक्विटी मार्केट चल रहा है अपने हाई पर, जहां पर वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, और यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट और इन सभी के हालात ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान और इस समय बांग्लादेश के बने हुए हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पॉलिसी में इतना कुछ खास फर्क नहीं। इन्वेस्टर वहां पर परेशान है। अब सोचा ये गया था और हिंडनबर्ग ने अपने क्लाइंटों को ज्यादातर शॉर्ट पोजीशन खड़ी करा रखी। उसका इंपैक्ट क्या था कि यहां पर तो स्टॉक मार्केट पे तेजी होता जा रहा है। क्लाइंट्स प्रेशर देते हैं, जैसे 2 दिन के अंदर आपको भी विपुल भाई काफी क्वेश्चंस आए होंगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो क्या मार्केट साफ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर दिखाई दे रही। लेकिन आपको क्लियरली अपने जो आपने फंडामेंटल स्टॉक्स को ले रखा है उस पे भरोसा रखिए और उनमें इतना मत घबराइए। देखिए, मैं आप एक एक बात आप लोगों से करना चाहता हूं, इस समय आपके पोर्टफोलियो में अगर 15% का लॉस बना हुआ है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो ही रिव्यू करने की जरूरत है। तब तक थोड़ा सा समय दीजिए, शांति से बैठिए, ये सब उछल कूद हो जाने दीजिए। आपको इतना ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास तौर से अदानी ग्रुप के शेयरों पे अगर देखते हैं, देखिए, जब भी मार्केट पे मूवमेंट आता है ज्यादातर स्टॉक्स में एक गिरावट का रुझान दिखता है और 1.5-2%, 2.5% का करेक्शन आपको बार बार देखने को मिलता है, और इसको लेकर के आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भरोसा रखिए, मार्केट पे बने रहिए और इन सारी न्यूज को सुनिए, लेकिन फैलाने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा वो धीरे धीरे आपको उसका ओवर रिएक्शन देखने को मिलेगा। स्ट्रांग फंडामेंटल पे है और बहुत कुछ ऐसा कुछ चेंज यहाँ पर नहीं, बदलाव में दिखाई दे रहा। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अदानी के समूह को लेकर के, बाजार को लेकर के, और इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। एक एक करके उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। और तुषार पॉल चौधरी जी की तरफ से आए हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी आप मेरा क्वेश्चन कभी क्यों नहीं लेते हैं। और इनका सवाल ये है गार्डन रिच के ऊपर। गार्डन रिच के इन्होंने 2086 के भाव पर शेयर लिए हुए हैं
और कह रहे हैं कि अभी मुझे बेचना चाहिए या मुझे होल्ड करना चाहिए। गार्डन रिच पे अगर हम आज नज़र डालें तो इस शेयर में हालांकि काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, लगातार देखने को मिली थी, और उसके बाद से काफ़ी तेज़ी के साथ फिर नीचे भी आया था, जब हमने देखा कि बाकी शिपिंग शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 2013 के आसपास चल रहा है और इनकी खरीद जो है थोड़ी ऊपर की है, 2086 की है। सर अभी क्या होल्ड कर सकते हैं गार्डन रिच को? अब देखिए विपुल जी, एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी स्टॉक्स आपके जैसे बहुत से पीएसयूज स्टॉक में, बहुत से स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा है और आपको करेक्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। अब लोग परेशान हो रहे हैं कि इस करेक्शन पे क्या बहुत दौर बदलेगा या फिर यहाँ पर क्या आपको प्रॉफिट बुक एग्जिट होना चाहिए। इतनी अफरा तफरी में मत जाइए। 1950 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और गार्डन रिच पे जहां पर बैठे हुए हैं उसमें 1980 से 2000 के बीच में फिर से थोड़ी खरीदारी करिए। बाउंस बैक करके 2250 पहला, 2300 2450 दूसरा, ये दो टारगेट आपको लंबे समय पर मिलते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा बहुत तो घबराहट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना भी मत घबरा जाइए कि अच्छे शेयर से भी उस झोंक में निकल जाइए। आप देखिए यहां पर फ्लैग पैटर्न आपको डेली चार्ट पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस फ्लैग पैटर्न को कंसोलिडेट होकर निकलने के लिए, ब्रेकआउट बनने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगेगा। उस 15-20 दिन में आप परेशान थोड़ा हो सकते हैं, लेकिन भरोसे के साथ बने रहिए, फंडामेंटल अच्छे हैं। फंडामेंटल अच्छे हैं, ये राय निकल करके आती हुई। इस बीच जो है हमारे करण चौरसिया जी का एक टिप्पणी आई, कह रहे हैं कि सर आप कहाँ चले जाते हैं, बाजार बहुत पैनिक फील करा रहा है, आप क्यों चले जाते हैं? चलिए ठीक है, ये करण जी आपसे शिकायत दर्ज कर रहे हैं सर, वो पिछले हफ्ते के लिए। रीमा हरी जी कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी नमस्कार, आई एम फ्रॉम केरला। चलिए केरला से सवाल आया है रीमा जी का, और कह रही हैं कि इरिडा के शेयर जो है क्या अभी ले सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो इरिडा पे सर काफ़ी जो है सवाल हमारे पहले भी आते रहे, काफ़ी करेक्शन भी रहा, ऊपर भी काफ़ी लोगों ने अच्छे भाव देखे। अभी जो है 240, 242, 245 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या फ्रेश एंट्री करनी चाहिए, या अभी जिस तरीके से पीएसयूज का हाल चल रहा है आपको लगता है थोड़ा सा अवॉइड करके चलनी चाहिए, या थोड़ा और नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? देखिए आपके इनके सवाल के माध्यम से मैं किसी और से भी माफी मांग लूं, और विपुल जी जो इतना आज चेहरे में थोड़ा सा उदासी दिखा रहे हैं अरे वो नहीं नहीं इसी नहीं। वजह से, क्योंकि विपुल जी देखिए मैं गया था मुंबई और थोड़ा वहां पर तबीयत भी खराब हुई, लेकिन सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा विपुल जी। मैं आपको आपके लिए बताता हूं और आपके इस प्रोग्राम को फॉलो करने वालों को बताता हूं। मैं वहां पर एक दिन मैंने ओपन किया था कि मैं 1 बजे से 4 बजे तक अवेलेबल हूं, और आप बिलीव करिएगा कि जो मीटिंग्स थी उसमें 1 बजे से वो 12 बजे रात तक चली, और 12 बजे रात को हमें ऑफिस क्लोज करने से रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप प्लीज क्षमा कर दें, आज रवि सिंह जी अब अवेलेबल नहीं है। और आपको बताऊं कि जो भी आदमी आया उसने बस यही पूछा, आप और विपुल जी, आप और विपुल जी, आप और विपुल जी। तो विपुल जी, मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है, नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा। जी आपको बिल्कुल। लोग प्यार कर मनी नाइन को प्यार करते हैं, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनसे मैं माफी भी मांगता हूं कि जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो बिल्कुल मिलूंगा। और आ, बस आपसे इसलिए क्षमा मांगता हूं क्योंकि, और इसी वजह से उस दिन ट्रेवल करने की वजह से अनसर्टेन, मैं आपका 1 से 2 के बीच में मैं ट्रेवल कर रहा था, जिसकी वजह जी से जी। शो नहीं कर पाया, क्षमा चाहूंगा। जी सर, कोई बात नहीं सर। इरिडा में क्या करें सर, अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल 232 के लेवल मैंने पहले भी बताए हैं, उन लेवल्स को यहाँ पर वेट करें और उन लेवल्स से वापस से एक एवरेज करके खरीदारी करना शुरू करेंगे। तब तक घबराने की जरूरत नहीं। 232 स्टॉप लॉस यहाँ पर 220 का लगाइए और फ्रेश एंट्री के लिए तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। विनीत कुमार जैन जी से बातचीत कर लेते हैं। जैन साहब नमस्कार। जैन साहब नमस्कार। विनीत जी नमस्कार। विनीत जी आवाज आ रही है? पटेल जी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। विनीत जी का सवाल जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, फटाफट उनका सवाल जो है डिस्कशन में लेकर के आते हैं। पीएफसी के ऊपर इनका सवाल है। 250 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 558 के भाव पर लिए हुए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो पीएफसी के शेयर पे अगर हम नजर डालें तो अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 500 के आसपास।
इन्होंने 58 रुपये का इनको पर शेयर लॉस हो रहा है। नज़रिया हमें पता नहीं है, बातचीत इनसे हो नहीं पाई है और अभी ये फिलहाल नुकसान पे हैं। इन सभी शेयरों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है हाल फिलहाल के अंदर। बाजार में भी थोड़ा दबाव देखने को मिला है, पीएसयू में खास तौर से ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। एक महीने में करीब 10% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन काफ़ी अच्छी चाल रही है। पावर फाइनेंस कंपनी के ऊपर आपकी सलाह, कॉरपोरेशन के ऊपर आपकी सलाह क्या रहेगी और पावर क्षेत्र को लेकर के अभी आपकी राय क्या है सर? बहुत लोग जो है थोड़े से परेशान हो रहे हैं, हालांकि वैसा करेक्शन नहीं है कम से कम पावर के अंदर जैसा डिफेंस में या बाकी जगहों पे देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल आपका व्यू पीएफसी के ऊपर? बिल्कुल, आपने विपुल जी अच्छी बात उठाई और मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोल दिया कि आपके अगर पोर्टफोलियो में इस समय 10-12% का नुकसान आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करेक्शन यहां पर अच्छे संकेत दिखाई देगा। बस आपको एवरेज कहां पर करना है उसके लिए वेट एंड वॉच रखिए और उसके लिए मनी नाइन को फॉलो करते रहिए, क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप फिर वापस से ऊपर के लेवल पर खरीदेंगे। मैं आपको शेयर आज खरीदवा सकता हूं, पीएफसी की बात करें 500 रुपए मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे 470 और 480 रुपए ज्यादा अच्छा लगता है। अब कम अच्छा कहां से लगता है? अगर मान लीजिए 500 चल रहा है और मैं नहीं खरीद पाया, आपका है कि रवि जी ने तो बोल दिया था 480 आएगा, आया ही नहीं, तो आपको करना क्या है? घबराने का तो अभी कोई चांस है नहीं। 510 के ऊपर निकलता है फिर खरीद लीजिएगा, और 550, 558, 560, ये तो शायद मेरे ख्याल से 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। तो शेयर अच्छा लिया हुआ है, बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जो लेवल्स पता है उनको फॉलो करिए। बेस्ट लेवल है 480 से 470, स्टॉप लॉस 450, और इन लेवल्स पर थोड़ा सा भी और समय दीजिए, एक आध हफ्ते बाद और ज्यादा अच्छा यहां पर बनता हुआ नजर आए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और इस बीच 1500 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। बाकी हमारे फेसबुक पर, हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग ऐसे ही मनी नाइन के परिवार को और आगे बढ़ाते रहिए ताकि जो है सही सलाह और सही निर्णय लेने में जो बाकी लोग हैं उनको आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं, खासतौर से हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद जो है टेलीग्राम के माध्यम से और तमाम जगहों से बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं। तो आप लोग सही सलाह पर जो है वो इस समय भरोसा रखिए। अनवर शेख साहब का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो विपुल सर, हेलो रवि सर, मनी नाइन के 2 सितारे, एक आवाज़ का बादशाह और एक एडवाइस का बादशाह। चलिए, इन्होंने भी अपनी अपनी कैटेगरी अनवर शेख साहब ने बना ली है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं सर, एक तो बीडीएल में फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं और दूसरा ओसीसी इन्होंने 347 में लेकर के फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ एडवाइस करें। ओसीसी पे अगर हम नजर डालें, यानी ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड, 290 का भाव है और आप की खरीद जो है वो है 347 की। तो अभी आपको यहाँ पर 67 रुपये पर शेयर का या 57 रुपये पर शेयर का पर शेयर जो है लॉस हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर? एक तो ओसीसी में फंस गए हैं, दूसरा बीडीएल के अंदर भारत डायनामिक्स में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। क्या अभी डिफेंस में फ्रेश एंट्री करने की स्थिति है या आपको लग रहा है अभी थोड़ा सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, थोड़ा और नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? देखिए विपुल जी, आपने पहले जो बात कही वो एकदम सही है कि सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और वैसे भी आप तो आवाज के धनी है, अरे सर, भगवान ने हमें नहीं दी, लेकिन आपकी जो आवाज है वो अमिताभ बच्चन को भी फेल अरे करती है। सर नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है। इसके तो बहुत बड़े फैन है, क्योंकि हम भी आपको बीच बीच में छेड़ते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, तो आप अच्छे लगते हैं। अरे सर, दूसरा, देखिए इस समय विपुल जी, पिछली बार आपने एक वादा किया था, वो वादा मैं पहले बीच में ही याद दिला दे रहा हूँ। वो आपको आज निभाना है। अगर आपने नहीं निभाया तो फिर अगली बार दर्शक आपको आपसे पूछ रहे होंगे। अरे सर और जी जी, दूसरा, देखिए इनके स्टॉक्स की चर्चा एक बार कर लेते हैं। जी 288 रुपए चल रहा है, लेकिन 290 के पास है। पर मुझे लगता है थोड़ा समय दे दीजिए, स्टॉप लॉस 275 का डाल लीजिए, लेकिन वापस आपके लेवल पर आता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, लंबा मत रखिएगा। दूसरा, आपने बीडीएल पूछा। बीडीएल आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी बीडीएल बताना चाहता हूँ, बिकॉज देखिए, मुझे कोई शेयर मैंने खरीदा है तो मुझे एक्सेप्ट करने में परेशानी भी नहीं होती। बीडीएल को 1600 1500 के बीच में खरीदारी की राय दी थी, एक आध बार निकलने का लगा, लेकिन फिर मैं निकला नहीं। रिजल्ट ने आज मूड पूरा खराब कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं से यहां पर अब लग रहा है कि शायद थोड़ी वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखते हैं। 1 से 1 हफ्ते के अंदर डिसीजन लेते हैं कि इसको खरीदना है, पुरानी पोजीशंस पे एग्जिट करना है, और अभी के लेवल्स पर, करंट लेवल पर थोड़ा वेट एंड वॉच। कहां तक जाएगा? 1290 के आसपास अगर आता है और आप फ्रेश एंट्री के लिए देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद करने का मौका आपको मिलेगा। जी लेकिन
अगर बहुत अग्रेसिव जा चाहते हैं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा रुकिए। चाहे डिफेंस की बात कर ले, देखिए अगर आप करते हैं सब लोग बातें कि हम 1 साल 6 महीने रखना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो 6 रुपए नीचे आता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिप ऊपर नीचे आप हाई पे खरीद, लो पे आप खरीद नहीं पाएंगे, हाई पे बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं, वही करिए। अभी HAL पे थोड़ा बहुत खरीदारी करना है तो कर सकते हैं, BEL पे थोड़ी खरीदारी करनी, थोड़ी का मतलब है अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको 1 लाख रुपए डालने हैं, तो मैं सिर्फ 20,000 की राय दूंगा, बाकी 80,000 अभी कैश इन हैंड पे बैठिए। लेंगे, अच्छे लेवल पर लेंगे या फिर ऊपर लेंगे, लेकिन जब ट्रेंड में बदलाव होगा तब लेंगे। जब ट्रेंड में बदलाव होगा तब जो है यहाँ पर खरीदारी की जाएगी, क्योंकि आपका सबसे बड़ा फ्रेंड जो होता है वो ट्रेंड ही होता है। इस बात का आप ध्यान रखें और तभी आप जो है वो बेहतर कमाई कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ रीमा जी जुड़ चुकी हैं, रीमा अग्रवाल जी, अपना प्रश्न पूछने के लिए। रीमा जी को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा नाम लेने के लिए। अरे मेरे मैम पास आप, ना मेरे पास मुक्का प्रोटीन के 100 शेयर हैं जो IPO लिस्ट हुआ था ना, तब लिए थे मैंने 39 रुपीज से। तो आईपीओ पे तो के ये भाव पे ही लिया हुआ है आपने अभी तक? हाँ, हाँ जी। अब ये है ना, अरे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू मुझे बता दीजिए, कहीं रखूं या इनको निकाल दूं। अच्छा, कहाँ से बोल रही हैं आप? जयपुर से बोल रही हैं मैम? जयपुर से सर, चलिए सिटी। ठीक है। और मनी नाइन के प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे, मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ मनी 9 के, चलिए मैम, बहुत और अच्छी बात मुझे है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बना रहे और आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, यही हमारी उम्मीद है। 39 पे लिए है, 49 का भाव है, पर क्या यहाँ पर आईपीओ के भाव से आप अब तक रुकी हुई हैं? क्या और रुकना चाहिए या फिर इन पैसों में मुनाफा बुक करके किसी दूसरी क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए? इसके लिए चलते हैं सीधे रवि जी के पास। रवि जी, मुक्का प्रोटीन के आईपीओ के भाव से इनके ऊपर, इनके पास से शेयर पड़े हुए हैं, आज 1.5% नीचे है, लेकिन इनकी खरीद से 10 रुपए के 10 रुपए ऊपर इस समय का भाव देखने को मिल रहा है। हालांकि ये 56 तक गया था, तब भी इन्होंने नहीं निकाला। क्या अभी बने रहना चाहिए या एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि रीमा मैम आपको यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में वापस से थोड़ा करेक्शन आ सकता है, और करेक्शन आ जाएगा आपका 38 रुपीज से 42 रुपीज के बीच में। तो 49 चल रहा है, क्या जल्दी है कि आप नीचे लेवल पे आएगा फिर ले लेंगे? तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और इस समय प्रॉफिट बुक करने की राय इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो गिरावट के ट्रेंड की तरफ जाता जा रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू होगा तो भी मैं यहाँ पर एक बार एग्जिट करने की राय दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है 40 रुपीज काफी बड़ा करेक्शन है और उन लेवल्स पर आता है तो दोबारा लेने की सोचेंगे। अगर ट्रेन मिस करने की बात है तो मिस तो फिलहाल नहीं होने वाली है। मनी नाइन को बाकी फॉलो करते रहिए, और जी धन्यवाद मैम, आप लोग कॉन्फिडेंस दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे भी वही बल देता है। और विपुल जी तो फिलहाल मैंने पहले ही बताया था आवाज के धनी है, और साथ में शायरी के भी धनी है, तो जरूर अरे आपको सर, आज नजर आएंगे। जी 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 सर। सर लेकिन एक सवाल जो लगातार हमारे पास आ रहा है दो चीज़ों को लेकर के। पावर पे हमने इरेडा को लेकर के जब बात की, पीएफसी को लेकर के बातचीत की, लेकिन पावर पे एक व्यू इस लिहाज से जानना चाहेंगे कि एक तो एनएचपीसी है जो कि थका रहा है काफ़ी, और फिर से अब वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें, बहुत लोग पोजीशन में फंसे हुए हैं, 100 के आसपास है, 105 के आसपास है, 103 के आसपास है। दूसरा एक है सुजलॉन, जिसकी तेजी लोगों को समझ में नहीं आ रही कहाँ जाकर के थमेगी। ओवरऑल पावर के अंदर भी क्या ऐसा हो गया है कि प्राइवेट की तरफ भागा जाए क्या, टाटा पावर, सुजलॉन इनकी तरफ? और क्या ये जो एनएचपीसी जैसे शेयर हैं, क्या अभी परेशानी करेंगे? क्या हुआ क्या एनएचपीसी को? देखिए, क्योंकि पूरे PSU सेगमेंट पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब आपने पावर की बात की तो थोड़ा आपको मैं समय ले लेता हूं, बिल्कुल। लेकिन अगर समय लेता हूं तो फिर सारे दर्शक कहते हैं मेरे सवाल नहीं लेते। कोई हालांकि बात नहीं सर, आप देखिए, पावर पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर लीजिए। जी सर। जी देखिए, इस समय पावर के आपके पास जो मेन दिग्गज स्टॉक है उनकी तरफ बात करते हैं। पहले आपका आ जाता है PFC, REC, IEX, JSW एनर्जी, टाटा पावर, NLC इंडिया, पावर ग्रिड, टोरेंट पावर, आर पावर की भी मैं बात करूंगा, और PTC की, अदानी पावर की। तो अब इन सारे शेयरों को अगर कंपैरिजन करें तो देखिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लेकिन इन सब की बास्केट को अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले नंबर पर अगर इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे पूछेंगे तो मैं NHPC पे भरोसा बताऊंगा। क्योंकि 105 पे खरीदा हो, 110 पे खरीदा हो, मैं कहता हूं आपने 117 पे भी खरीदा हो, तो मौका है आपको कहां पर एवरेज करने का? मौका है आपको 94 से 95 पे एवरेज करने का। थोड़ा पेन अभी एक हफ्ते तक और रहेगा, लेकिन रिवर्सल जब आएगा
तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और स्टॉक मार्केट में रिस्क को कम करने के लिए इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए। अब दूसरा आ जाते हैं, जो मैंने चूंकि आपसे वादा किया कि आपको क्या क्या बताऊंगा, किन से दूर रहना है। दो स्टॉक नाम बताता हूं, तीन स्टॉक सॉरी। पहला, आपको यहां पर दूरी अभी बनानी है एचबीएल पावर से। अभी मत निवेश करिएगा, 600 रुपए चल रहा है, 570 रुपए के पास आएगा तो वहां पर सोचेंगे। दूसरा आईईएक्स, तेजी दिखाता है लेकिन एक नंबर का फेल्योर स्टॉक है, जनरली प्रॉफिट नहीं निकाल पाता, तो इससे आप यहां पर दूरी बना लीजिए। और तीसरा स्टॉक है आर पावर। आप इस चक्कर में निवेश मत कर दीजिएगा कि सुजलॉन चल गया तो आर पावर पे निवेश कर दें। अब इन सब स्टॉक्स में थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है, किसकी तरफ जाना है? पहले नंबर पर है यहां पर जो मैंने बताया, वो है एनएचपीसी, जिसे आप 94 95 पे भी ले सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस डालें, वापस से 117 120 का टारगेट रखें, कोई घबराहट नहीं है। और धीरे धीरे एकुमुलेट करते रहे, कब पैसा आ जाएगा 117 120 आपको पता नहीं चलेगा। दूसरे स्टॉक पे आते हैं। अब दूसरे स्टॉक पे यहां पर कौन सा टॉप पे बाय के लिए दिख रहा है, वो है मुझे, अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो पावर ग्रिड, वो थोड़ा मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और पावर ग्रिड में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दी है, और इन लेवल्स पर भी थोड़ा सा एकोमुलेट कर कर बाय करने की राय होगी। और थोड़ा अपसाइड के मोमेंटम के लिए यहां पर, और डाउन साइड के लिए रिस्क थोड़ा कम है। दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है भेल, BHEL। 300 रुपए चल रहा है, 290 से 300 के बीच में लीजिए, 335 तक के टारगेट आपको मिलेंगे। और अगर इस बीच में खरीदारी आपके पास पहले से है, मत खरीदिएगा, वेट करिए अभी थोड़ा सा, जब तक मैंने बताया ना 1-2 हफ्ते अभी और थोड़ा पेन रहेगा, तो उस तक वेट करना है। तीसरे स्टॉक आपका बात कर लेते हैं पीटीसी का। जब भी 200 205 के पास आए, अभी 100 207 चल रहा है, खरीदारी करने से पीछे मत हटिएगा, ले लीजिएगा। 225 बहुत जल्द आ जाएगा, उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पावर ग्रिड का लेवल फिर से मैं बता देता हूं, 380 तक जाएगा, 335 तक बेस्ट लेवल बाय का, 325 का स्टॉप लॉस। तो इन चीजों पे ध्यान रखिए। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से इस समय अगर मार्केट में देखें तो ये स्टॉक्स थोड़ा कॉन्फिडेंस गिरा जरूर रहे हैं, लेकिन बढ़ाएंगे भी जब थोड़ा मार्केट में उथल पुथल और होगी। और दूसरी तरफ है, आप इंतजार करते हैं चुन चुन के स्टॉक का, लेकिन पूरे प्रोग्राम में देता रहता हूं। लेकिन इसलिए नहीं कहा कि आप लोग 1600-1700 लोग लॉग इन रहिए, सर स्टेटस पे शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमारे विपुल जी तभी थोड़ा सा आज उदास दिख रहे हैं, उनको खुश करना है, तो आज आपको स्टेटस अरे पे इस लगाइए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। अभी कितने लोग जुड़े हैं मुझे दिख तो नहीं पा रहा, लेकिन उम्मीद है कि अगर 2000 होते तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर विपुल जी पहले ही बता चुके होते। 2100 से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि अब 2100। और ये मतलब कल पिछली बार हम लोगों ने सर मंडे के दिन ही था, आपका ही दिन था, और बाजार बहुत बड़ी गिरावट के अंदर था, और उस दिन हमने नया रिकॉर्ड बनाया था 3,2500 से ज़्यादा दर्शकों का लाइव। तो आज उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो उसको तोड़ेंगे। सबिया सैयद जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं कि विपुल सर आज आप नर्वस क्यों हैं, आप हंसते हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो सबिया जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और कोशिश करेंगे कि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा नर्वस है तो कारण कुछ हो सकता है, मना स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है, लेकिन हाँ कोशिश ये करेंगे कार्यक्रम के दौरान कम से कम आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दे। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं विकास जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बहुत बढ़िया सर। सर बिहार से बोल रहा हूँ, वैशाली से सर। ओह, बिहार से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या करते हैं बिहार में आप? मनी 9 सर 1 महीने से मैं हमेशा देख रहा हूँ सर। अच्छा, कैसे लग रहा मनी 9 का कार्यक्रम आपको? मनी 9 बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी। और रवि सर का तो खास कर सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, तो हमेशा देखते रहता हूँ। रवि जी के इस समय पूरे देश भर में फैन जो है वो मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, जहाँ जाते हैं उनकी फैन फॉलोइंग निरंतर बढ़ रही है। ये बताइए कि आप अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को दिखा रहे हैं कि नहीं मनी 9 के प्रोग्राम? यस सर, दिखा रहे हैं सर। जो बंदे जो लोग शेयर मार्केट में चलाते हैं, कुछ अभी 1-2 ज्यादा भी धीरे धीरे बंदों लोगों ने करना भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा रवि सर का ही फेवरेट मैंने गेल लिया था, 358 शेयर मैंने लिया है सर। और उसका भाव सर 237 के हिसाब से मैंने लिया है सर। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए क्या है सर?
तो 6 मंथ के लिए लिया हुआ है, 2-4 रुपए नीचे आया है, बाजार इतना ज़्यादा करेक्ट हुआ है तो घबराने की तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई आवश्यकता है। लेकिन फिर भी चूंकि आपने रवि जी के कहने भी लिया है तो रवि जी की टिप्पणी इस पर जरूर दिलवा देते हैं। और 2.5% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है, 232 233 के आसपास चल रहा है, 237 पर इन्होंने लिया हुआ है। बाजार में काफ़ी वोल्टाइल रहा है लेकिन इनका शेयर अभी 2-4 रुपये ही नीचे है सर। मुझे लगता नहीं है चिंता होने की आवश्यकता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर गेल को लेकर के? बिल्कुल विपुल भाई, आपने सही कहा। और एक 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 स्टॉक मुझे रेलवे का भी याद आ जाता है। मैं, अगर आप परमिशन दे तो मैं नाम ले लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी, देखिए, 236 पे मैंने आप लोगों को कहा है, इस स्टॉक को, भेल को मैंने 180 से रिकमेंडेशन देना शुरू किया था। मनी 9 के चैनल पे ही मेरा जो भविष्य सुधरा है, संवरा है, वो इसी वजह से है, क्योंकि आप लोगों ने स्टॉक के नाम से मुझे याद किया है, चाहे वो IRFC रहा हो, IRCTC रहा हो, और या फिर ओवरऑल देखें तो RVNL। लेकिन अभी इस समय देखिए, इन स्टॉक्स पे SIP करिए, बच्चों का भविष्य बनाइए। 6 महीने नहीं, इसके 6 साल का व्यू रखिए। बिलीव करिएगा कि ये कब आपको यहाँ पर 600 रुपये होता हुआ नजर आएगा, आने वाले 5 सालों में पता नहीं चलेगा। दूसरा, एक शेयर और है जिसे मैंने बीच में लेने की कोशिश की, इरिकॉन पे लोगों ने सवाल भी बहुत पूछे हैं, और इरिकॉन और टेक्स इंफ्रा भी मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि उनके उसका रिजल्ट की बात चल रही है। देखिए, इरिकॉन अगर आपने छोड़ा है तो गलती की है, पकड़ के रखिए। 300 320 रुपए वापस आ जाएगा। वापस देखिए, आज बॉटम आउट होके दौड़ भाग चालू कर दी है। दूसरी तरफ है टैक्स इंफ्रा पे मौका है, अगर रिजल्ट से पहले थोड़ा ले लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन ऐसा स्टॉक है कि जिस पर रिस्क बहुत बड़ा कुछ वैसा होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फोकस कर ले और इन स्टॉक्स को यहाँ पर कंटिन्यू रखें। इनमें अगर आपके सवाल है, बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम में ना ले पाए, लेकिन इन स्टॉक्स को बिल्कुल एवरेज कर, अगर आपने कर रखा है तो भी अच्छा है, नहीं किया है तो एरिकॉन पे 265 270 पे एवरेज कर लीजिए, टारगेट वही है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इस बीच 2350 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें या फिर आगे सवालों के जवाब लें, उससे पहले रवि जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? क्यों, क्या उम्मीद लग रही है आपको कि 3000 के आंकड़ा जो है, जो आपके प्रशंसक हैं, वो पार करवा पाएंगे? देखिए, मैं तो बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। भले निफ्टी डाउन रहे, निफ्टी अगर नीचे से पॉजिटिव आई है आपका पोर्टफोलियो में, देखिए मैं तो पोर्टफोलियो बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। ज्यादातर मुझे आपके सबके पोर्टफोलियो रट गए हैं। नाम भी, आप विपुल भाई तो इतने बिल्कुल। ऐसे आदमी को नाम भी रट गए, नाम पूछते तो आपके सवाल बोल देते हैं। अब इस समय आपके पोर्टफोलियो में रिव्यू अगर करते हैं तो आपको 2% तक की रिकवरी आपको पूरे पोर्टफोलियो में दिखाई दे रही होगी। आप देखिए वापस से मार्केट को जाकर, और मैं समझता हूं ये चमक बनी रहेगी। लेकिन अगर आप 3000 का आज आंकड़ा नहीं छुआ पाते हैं तो मैं समझूंगा मेरा स्टॉप लॉस जरूर ट्रिगर हो गया है। अरे नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। चलिए, इस बीच जरा वक्त हो गया, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम बात करते हैं HDFC स्काई की तरफ से दी गई हुई कॉल्स के बारे में, जहां पर कि लगातार आपको मिल रहा है अच्छा मुनाफा। और इस कड़ी में हमारे साथी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, HDFC स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल जी। जो शेयर आज के लिए HDFC स्काई की ओर से रेकमेंड किया गया है वो एक FMCG प्ले है, इमामी लिमिटेड। इसमें आपको खरीदारी करके चलने एक फंडामेंटल कॉल है। ये 808 रुपये 80 पैसे ये रेकमेंडेड प्राइस है, जिस भाव पर आपको ये शेयर खरीदने की सलाह दी गई है HDFC स्काई की ओर से। टारगेट प्राइस है 927 रुपये का, यानी कि इस स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं तो करीब करीब 15% के आसपास का जो रिटर्न है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा। और ये महज 2 हफ्ते के आसपास ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस कॉल की जो वैलिडिटी है वो 29 अगस्त 2025 की है। यानी कि आप यहां से पकड़ लीजिए 2 हफ्ते के आसपास का समय है, तो 2 हफ्ते में ही करीब करीब 15% के आसपास की कमाई आपको ये स्टॉक करा के दे देगा। FMCG प्ले है इमामी, इसमें HDFC स्काई आपको बोल रहा है फंडामेंटल तौर पर इसमें आप कर सकते हैं खरीदारी। टारगेट प्राइस है 927 रुपये का। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस कॉल को बताने के लिए।
और फिलहाल इस खास सेगमेंट सौदा मुनाफिका को समेटने की तैयारी हो गई है। और अब चलते हैं, लगातार मनी 9 के साथ आप बने रहिए और इस खास पेशकश में इतना ही। चलिए, सौदा मुनाफे का ये हमारा खास सेगमेंट। चलिए, सलीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सवाल पूछने के लिए। सलीम जी को नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सलीम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बस अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, क्या सवाल है सर आपका? मेरा सवाल ये है सर, मेरे पास JN के बैंक के 5,000 शेयर है 125 के भाव से। 125 के भाव पे कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? मैं 6 से 12 महीने का मेरा व्यू है। 6 से 12 महीने का आपका व्यू है, 1 से 2 साल का। चलिए, अच्छी बात है कि लंबा नजरिया है, लेकिन आज 2.2% नीचे है और अभी जो है 110 के आसपास यहाँ पर चल रहा है। सर 125 पे इन्होंने 5,000 शेयर ले रखे हैं, 110 का भाव है। थोड़ा सा ऊपर जरूर लिया है, लेकिन बैंकों में थोड़ा सा दबाव इधर काफी दिनों से देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर सलीम साहब को आपकी? देखिए सलीम साहब, आपने स्टॉक बहुत बढ़िया लिया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे के लेवल्स हो गए, अगर आपने ध्यान दिया होता तो मैंने इसको भी 113 रुपए पे रिकमेंड किया है, 110 रुपए चल रहा है। और मैं बताऊं कि मैं इसको खरीद, अगर आप एवरेज कर सकते तो बिल्कुल यहां पर करिए, क्योंकि इस स्टॉक में बड़ा लंबा रन अप बाकी है। 155 तक के टारगेट आएंगे, इसलिए घबराने वाले कोई हालात है नहीं। तो थोड़ा सा पैसा और जुटाइए और इसको एवरेज कर लीजिए, इन लेवल्स पर होल्ड करके रखिए। और जल्दी विपुल जी को धन्यवाद भी देते हुए नजर आइएगा जब ये 155 रुपए के पास आ जाए, और ये फास्ट रिकवरी में सबसे तेज बैंक आपको नजर आएगा। जी, चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे अगले दर्शक अविनाश शर्मा जी भी हैं, उन्होंने अपना सवाल भेजा है, लेकिन इससे पहले सवाल जो है हम नुसरत अली साहब का ले लेते हैं, जिन्होंने सऊदी अरब से हमें प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं कभी सवाल हमारा भी ले लीजिए। मैं नुसरत अंसारी फ्रॉम सऊदी अरबिया। इनका प्रश्न है अदानी पावर को लेकर के। कह रहे हैं मैं 3 महीने तक होल्ड कर सकता हूं। अदानी पावर इन्होंने लिया हुआ है 108 के भाव पर। सर, इसी सवाल के साथ हमने कार्यक्रम का आगाज किया था और इसी सवाल पर मैं चाहूँगा थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दें आप, अगर क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है, अभी कुछ दिन तक सवाल जवाब चलते रहेंगे। ऐसे में जिन लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं हायर लेवल पे, लोअर लेवल पे, अदानी समूह के, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि लोग थोड़े से पैनिक में भी हैं, लोगों के सवाल भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे सवाल हमने कार्यक्रम में हम शामिल कर भी नहीं पाए हैं, लेकिन अदानी समूह को लेकर के आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्या अभी के लिए दूर रहें? अगर बना हुआ है शेयर 726 पे इन्होंने लिया हुआ है, 108 शेयर है, मुझसे पढ़ने में गलती होगी, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अदानी पोर्ट, अदानी पावर, क्योंकि जब इस तरह की बयान आते हैं, हालांकि 1-2% ही नीचे है, लेकिन जब भी अदानी की रिपोर्ट, जब भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, वो 1 हफ्ते 10 दिन तक उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सवाल जवाब। तो आपकी सलाह क्या रहेगी अभी? विपुल जी, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं इनको जवाब दे देता हूं, फिर आपके जो आपने गंभीर सवाल इतने लंबे चौड़े पूछे वो उसका आंसर देने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला देखिए, अदानी पावर 685 चल रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने 720 750 के आसपास कहा था थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, मौका मिलेगा खरीदारी करने का। अभी अगर आपके सिचुएशन, दुविधा क्या है, करंट लेवल पर क्या करें, जिन्होंने पहले खरीदा हो और ऊपर के भी लेवल हो या नीचे के लेवल हो। देखिए, इस समय स्टॉक अभी थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, 675 से 665 रुपए तक जा सकता है। अगर आपको 20-25 रुपए बचाने हैं तो यहाँ पे एक बार को एग्जिट कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए जो लोग प्रॉफिट में हैं। नहीं तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, स्टॉक अच्छा है और ये सब आलतू फालतू की न्यूज का कोई खास इंपैक्ट नहीं होता। सभी कंपनियां उसी तरीके से काम करती, फंडामेंटल अच्छा है। बस अदानी ग्रुप के एक शेयर से अब मैं आता हूं कि अदानी ग्रुप के एक शेयर, जिसे आप याद करेंगे, मैं आपके स्टूडियो पे जब आया था तो मैंने कहा था AWL चलना शुरू हो गया, 400 आता है तो जयराम जी कर लीजिए, धन्यवाद कर दीजिए, थैंक यू कर दीजिए और दोबारा मत दीजिएगा। जो लोग फंसे वो लोग एग्जिट कर जाए। अगर नहीं माना तो फिर आज आप सवाल पूछ रहे होंगे कि AWL में क्या करें, 370 रुपए आ गया है। ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा। अगर आपने तब भी नहीं सुनी है तो अब फिर सुन लीजिएगा, वापस से 380 के आसपास आए तो हाथ जोड़कर निकल जाइएगा। सिर्फ यही स्टॉक है जिसमें मुझे दम नहीं दिखाई देता। अब आते हैं आपके पूरे अदानी ग्रुप पे, मैं आपको एक एक स्टॉक लेता हूं। पहला, सबसे पहले लेता हूं अदानी सॉल्यूशंस। चल रहा है 1065 रुपए, थोड़ा करेक्शन और होगा और आएगा 950 रुपए तक। अब आपको मैं जो लेवल बता रहा हूं उस पे रिस्क रिवॉर्ड आपको करना है मैनेज।
950 पे खरीदने की सोचते हैं तो यहां पर एग्जिट हो जाइए। अगर लगता है कि नहीं रिस्क हो सकता है, मैं नहीं अपने लंबा समय के लिए लिया हूं, तो कुछ मत करिए, होल्ड करिए। 1100 दोनों लेवल्स को नोट कर लीजिए। 1100 के ऊपर निकलते ही फिर से चाल बदल जाएगी और 1300 के लक्ष्य इसमें दिखाई देंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा है अदानी इंटरप्राइजेस, 3000 2950 के पास जितना मिलता है खरीदिए, कोई रिस्क नहीं। टारगेट 3400 रुपए का है और ये छोटे मोटे हमले होते रहेंगे, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। अदानी ग्रीन इस समय चल रहा है 1803 रुपया। 1680 1700 आपके बाइंग लेवल है। नहीं खरीदा कोई बात नहीं, 1820 के ऊपर क्लोज करेगा फिर खरीदिएगा। 1900 आएगा, प्रॉफिट बुक करिएगा। लॉन्ग टर्म है तो भी 1980 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, रिस्क यहां पर काफी कम होगा। अदानी पोर्ट पे आ जाते हैं। ये स्टॉक को थोड़ा वेट करते हैं, अगर आपके पास है तो करेक्ट हो जाइए, एक बार को एग्जिट कर लीजिए। 1450 के आसपास आएगा तो हाथ लगाएंगे, नहीं तो हाथ नहीं लगाएंगे। अब कहेंगे जिन्होंने नहीं काटना है उनको नहीं काटेंगे, फिर से बाय करना है। 1570 के ऊपर जब निकलेगा तो ही चढ़ाई करनी है, नहीं तब तक अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहां पर रखिएगा। तो मैंने लगभग अदानी के सारे ग्रुप स्टॉक्स पे बिल्कुल। आपको बता दिया। परेशान मत होइए और विपुल जी के साथ बने रहिए, चढ़े रहिए, मार्केट अपने आप आपको रिटर्न देता रहेगा। चलिए, तो बने रहिए, धैर्य मत खोना है, ये आपके लिए फिलहाल सलाह है। अविनाश शर्मा जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं, रवि सर और विपुल सर नमस्कार। जो मेरे दिल को भाते हैं वो हम सब के प्यारे रवि सर कहलाते हैं। तो आपके लिए शेर व शायरी, आपको आवश्यकता क्या है सर? आपके लिए लोग शेर व शायरी कर रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास 500 शेयर हैं सेल के और 140 रुपये पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और कह रहे हैं कि 6 महीने का मुझे लक्ष्य बता दीजिए। मेटल पैक को लेकर के और ख़ासतौर से पीएसयू मेटल पे इनका सवाल है सेल के ऊपर, अभी क्या करना चाहिए। अभी 132 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और इनकी खरीद का भाव 140 है, 8 रुपये पर शेयर का नुकसान है। सर, मेटल को लेकर क्या आपकी सलाह रहेगी? क्योंकि एक समय तो लगा कि अब मेटल में रिकवरी आ रही है, लेकिन उसके बाद से कभी ऊपर कभी नीचे, फिर 2 दिन नीचे फिर 2 दिन ऊपर, क्या सलाह रहेगी अभी सेल के ऊपर? सबसे पहले तो देखिए विपुल जी कितने शातिर आदमी है, मैं आप लोगों को आपकी दृष्टि से बताता हूँ। इतने चालाक हैं, इन्होंने पहले तो पूछा सेल का। अब मैं जब तक सेल का बताता तो इन्होंने सोचा कि हमारे दर्शकों को अधूरा क्यों छोड़ा जाए, सब पे पूछ लिया जाए। सर आज मैं भी आज विपुल जी बहुत चालू हूँ, आपको नहीं बताऊंगा, और आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आज मैंने मेटल से ही एक शेयर को चुन चुन के स्टॉक में लिया, ओ, जो आपको पता नहीं है इसलिए मैं आपको तो नहीं बताऊंगा, वो हाँ, उसी नहीं समय नहीं, में। ठीक है सर, और कोई बात नहीं। इस बीच अरविंद राजपूत जी कह रहे हैं, सर एनएचपीसी और सुजलॉन बाई कर सकते हैं क्या? सर थोड़ा सा कार्यक्रम को थोड़ा फिर से देखिएगा एक बार। एनएचपीसी और सुजलॉन के ऊपर ही एक साथ मैंने सवाल पूछा था, और क्या जुगलबंदी है कि आपने भी उस पर जो है सवाल जो है पूछ लिया है। कह रहे हैं कि आज मेरा क्वेश्चन अरुण माझी जी कह रहे हैं प्लीज़ ले लीजिएगा। इरकॉन के ऊपर है। अच्छा, इरकॉन पे तो नहीं लेंगे सर, क्योंकि अभी हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करने आ रहे हैं। बीपीसीएल जरूर डिस्कस कर लेते हैं। बीपीसीएल 238 शेयर हैं 342 के भाव पर। कह रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक का नजरिया है। आईओसी बीपीसीएल पे अभी क्या करना चाहिए सर? अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? विपुल जी दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, थोड़ा करेक्शन के फेज में है। 162 पे आईओसी फिर से खरीदिए और बीपीसीएल भी यहां पर थोड़ा सा रुकिए, 1-2% का करेक्शन और आ जाएगा तो फिर से खरीदारी करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इन स्टॉक्स में मल्टी बैगर बनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। चलिए, इस बीच जो है अश्विनी बरोड़े जी कह रही है प्लीज 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 मेरा सवाल ले लीजिए। आपका सवाल ले लिया गया। अश्विनी जी कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर के कहने पर पीसीबी बैंक मैंने 62 रुपए पे 1600 शेयर खरीदे हुए हैं, अभी क्या करना चाहिए? 102 शेयर पे और इन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन एक ही सवाल लेंगे मैम, थोड़ी समय की कमी है। पीसीबी बैंक पे आपकी रिकमेंडेशन थी सर, और अभी जानना ही चाह रही हैं कि 62 पे इन्होंने 1600 शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? क्या अभी होल्ड करें? बिल्कुल सर, बैंकों में तो सारे शेयरों पे जो छोटे मोटे बैंक है उनको धीरे धीरे करके लेते रहिए। जब काटने जाएंगे तब धीरे धीरे करके काटेंगे, लेकिन बड़े मुनाफे के साथ। बड़े मुनाफे के साथ धीरे धीरे करके वहां से निकलेंगे, ये फिलहाल आपके लिए राय निकल करके आती हुई है। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और एक कंपनी है सनफ्लैग स्टील करके, और इस पर लगातार दिनेश पटेल जी सवाल पूछ रहे हैं कि विपुल सर, रवि सर को बहुत जय श्री राम। सनफ्लैग स्टील एंड आयरन पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सवाल आ रहे हैं। कह रहे हैं 263 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 90 शेयर हैं, और अभी क्या करना चाहिए? धन्यवाद कह रहे हैं मनी 9 की टीम का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी सवाल पूछने के लिए। तो पटेल साहब को क्या जवाब देंगे सर आप?
देखिए, आपने लिया स्टॉक तो है और मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इस स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम जरूर आया है, वैसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो फिलहाल मैं अभी राय जरूर दे रहा हूँ बने रहने की, लेकिन लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू आ जाता है। तो अभी बने रहिए, देखते हैं मौका लगता है तो निकलते हैं, इसलिए विपुल जी को फॉलो करते रहिए। चलिए, तो बने रहिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अभी 2 मिनट से आपका प्रोग्राम देखने लगा हूँ। अभी मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, पर कुछ शेयर मैंने श्री सीमेंट के बहुत पहले ले लिए थे। श्री सीमेंट के शेयर आपने लिए हुए हैं? तो अब मैंने 77 शेयर है, 18,000 के लिए थे अप्रोक्सीमेट। तो आज ये रेट इसका मैं क्या करूँ? अभी मैं होल्ड करूँ, 6 मंथ तक होल्ड करूँ, या इसको बेच के कुछ और लूँ? ये श्री सीमेंट आपने खरीदे हुए हैं 18,000 के भाव पर, अच्छी बात है। और अभी कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर? 6 मंथ तक कर सकता हूँ। 6 महीने तक होल्ड कर यदि कुछ सकते हैं। इसमें, हाँ, या इसमें अभी कुछ थोड़ा सा बेच के CDSL और कुछ लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ कि नहीं? कौन सी कंपनी बताई सर आपने? CDSL। CDSL। CDSL, हाँ जी। अच्छा क्या है? जी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्पष्ट नहीं आ रही। श्री सीमेंट के इन्होंने 18,000 पे लिए हुए हैं शेयर, 24,000 का भाव आ गया है और 24,355 कह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं क्या यहाँ से कुछ निकल करके क्या हम CDSL में एंट्री ले सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? प्रॉफिट अच्छा हो रहा है अभी इनको। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा बुक करके आप CDSL और BSC इन दो स्टॉक्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको जरूर ये चेंज करना चाहिए। और जब रही बात श्री सीमेंट की, थोड़ा सा और प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन पार्शियली जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी रणनीति है। आप CDSL के साथ साथ BSC में भी कुछ हिस्सा जो है, कुछ शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। इस बीच हमारे पास संबित पटनायक ऑफिशियल के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है और इन्होंने 100 रुपये महीना इनको भेजे हैं। कह रहे हैं रवि सर, विपुल सर को नमस्कार, योर थॉट्स ऑन मझगांव डॉक पे जानना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि 5350 के भाव पर लिए हुए हैं। अच्छा, 5350 के भाव पर लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि 3 दिन का नज़रिया है। अरे सर, 5100 के ऊपर नहीं जा रहा है शायद। सर, ये 3 दिन के नज़रिए वाले शेयर जो है, कोशिश ये किया कीजिए कि अवॉइड किया कीजिए। जब इतना वॉलेटाइल मार्केट है, ऐसे में किसी भी तरफ आप जाएंगे तो बाजार या तो आपका टारगेट अचीव करवा देगा या स्टॉप लॉस टिकट करा देगा। चलिए खैर, अब पूछते हैं सर, मझगांव डॉक 5300 के भाव के ऊपर इन्होंने ले रखे हैं। अभी ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या होगी मझगांव डॉक के ऊपर? देखिए, अगर 3 दिन के लिए लिया है तो मैं कहूंगा कि आप यहीं काट लीजिए, आपको नुकसान में ही काटना पड़ेगा। लेकिन सर, ये सब स्टॉक ऐसे दमदार स्टॉक हैं जिनमें आपको मैं राय नहीं दूंगा कि आप इस तरीके से, बिल्कुल विपुल जी ने एकदम सही बात कही, बने रहेंगे तो बहुत बेहतर मुनाफा मिलेगा। और छोटा मोटा लॉस बुक करना है तो दिन भर खरीदते बेचते रहिए, लॉस ही होगा। अच्छे स्टॉक्स लीजिए, जब प्रॉफिट आए तो बुक करिए, नहीं प्रॉफिट आए तो होल्ड करने में भी दिक्कत ना हो, रात को चैन से सो सके। इस समय चल रहा है 4980, 5100 के ऊपर निकलेगा तो 5300 का लेवल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नीचे के साइड पे 4850 के नीचे लेवल नहीं जाएंगे। तो अब आपको देखना है कि 3 दिन के लिए रखना है या काटना है। लेकिन फिलहाल मैं कहूंगा कि अगर 3 दिन से 3 महीने का व्यू है तो जरूर रखिए। चलिए, इस बीच माई चाइल्ड गेमर के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है, 100 रुपये इन्होंने भी भेजे हैं। कह रहे हैं रवि सर, जयपुर नहीं आते हैं क्या? जयपुर कब तक आएंगे? चलिए, जयपुर जाइएगा तो इनको जो है बताइएगा चाइल्ड गेमर जी को। और कह रहे हैं कोल इंडिया के 526 पर शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, टारगेट क्या हो सकता है? और अच्छा, इन्होंने अपना नाम आखिरी में लिखा है, सुनीता यादव जी हैं। सुनीता यादव जी कह रही हैं कि आप जयपुर आइए, और कोल इंडिया के 526 के भाव पर इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। कोल इंडिया पे आपका व्यू क्या होगा सर? देखिए, सबसे पहले कोल इंडिया का बता देता हूँ, फिर उसके बाद जयपुर आऊंगा या नहीं आऊंगा वो भी आपको बताता हूँ। और इस समय अगर मैं कोल इंडिया को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोल इंडिया यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। और लेकिन आप लोग, अगर आपने चुन चुन के स्टॉक फॉलो किया है तो आपको याद होगा कि कोल इंडिया का रिकमेंडेशन मैंने 480 रुपए पे दिया था। बने रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, 555 रुपए तक जाएगा। अगर इंट्राडे के हिसाब से देख रहे हैं तो थोड़ा गिर सकता है, 512 के आसपास आए तो थोड़ा और खरीदारी कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात आपने जो कही, देखिए मैं अभी 14 अगस्त से 15 अगस्त से आगे फिर वही, विपुल जी फिर ना डांट लगा दें, लेकिन मैं जोधपुर जा रहा हूं तो जयपुर होते हुए ही जाऊंगा।
लेकिन शायद जयपुर नहीं रुकूंगा, लेकिन जोधपुर मैं जरूर पहुंच रहा हूं। और 15 अगस्त इस बार जोधपुर में। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ एक ही शिकायत रहती है, आप कहीं पर भी जाइए समय से आप निकल जाइए, जिस भी होटल में रुक रहे हैं वहाँ पर 1 घंटे के लिए बैठ जाइए। जो हमारे दर्शक उसके बाद से मुझको जो परेशान करते हैं, कम से कम मैं नहीं होऊंगा, फिर उससे सिर्फ आपको ही सीधे जो है जोड़ दिया जाएगा। तो आप 1 बजे के आसपास जुड़ जाया कीजिए, अपने कार्यक्रम को इस तरीके से रखिए ताकि 1 से 2:15 तक आप जो है दर्शकों के साथ जुड़ लें। उसके बाद अपनी जो जो भी कार्यक्रम है आपका वो निपटाते रहिए। चलिए, इस बीच सर अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स का। बजिंग स्टॉक्स, जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, वो बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम, और निर्णय लेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद, क्योंकि आज हैं काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें और उन खबरों को आप मिस नहीं कर सकते। और जिसमें से बहुत सारे शेयर ऐसे होंगे जिस पर कि सवाल आए हुए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। शुरुआत उसी के साथ करते हैं और बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स की। रेलवे स्टॉक्स में सबसे पहले जो है आज खबर क्या है ये बात आपको बता दें। कैबिनेट कमेटी ने 8 नए रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। बहुत सारे रेलवे के हमारे जो दर्शक थे वो लगातार टिप्पणी कर रहे थे क्या रेलवे खत्म हो जाएगी, रेलवे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 24,657 करोड़ रुपए के ऑर्डर को ये मंजूरी जो है वो कैबिनेट की तरफ से दी गई है और 2030-31 तक ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि सभी रेलवे शेयरों में आज जो है अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसके चलते आरवीएनएल 9% के आसपास की तेजी दिखा रहा था, एयरकॉन 2.5, आईआरएफसी 3, टीटागढ़ 2.5, ये तमाम तेजी। रेलटेल में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी और काफ़ी जो है शेयरों पे जो है लोगों के सवाल जो है वो आज हमारे पास लगातार आ रहे थे। आरवीएनएल पे अभी जरा भाव देख लेते हैं क्या देखने को मिल रहा है। अभी भी 10% ऊपर है। सर, रेलवे पे मैं चाहूँगा कि इसी खबर के साथ रेलवे पे आपका व्यू अब क्या है निकल करके आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं रेलवे को लेकर के, और रेलवे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल पे काफ़ी लोग फंसे हुए कई शेयरों में। विपुल जी, आपने जो न्यूज़ बताई है वो यही बताती है कि आपको धैर्य नहीं खोना है। और मैंने तब भी इसीलिए कहा था, देखिए इरकॉन पे अगर बने हैं तो आपको मौका मिल गया होगा, नहीं बने हैं तो आप खरीद नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप अभी रेलवे के काउंटर्स में अच्छी तेजी आने के संकेत फिर से बनते हुए नजर आएंगे, इसलिए बिल्कुल बने रहिए। और जहां तक बात करें, आपने जिसकी बात की, चाहे वो इरकॉन आरवीएनएल हो, इनमें वापस से रिवर्सल में 8 से 10% की रैली इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकती है, इसलिए घबराइए नहीं, बने रहिए। घबराइए नहीं, बने रहिए, ये आपके लिए राय रहेगी। सर, अभी के लिए पसंद, अगर जिनके पास जो लोग फ्रेश एंट्री भी करने के लिए सवाल कर रहे हैं, क्या अभी वेट करना चाहिए, रेलवे को लेकर के क्या व्यू है, और आपका पसंदीदा शेयर अभी के लिहाज से मौजूदा स्थिति में कौन सा दिखाई दे रहा है आपको रेलवे में? देखिए, मौजूदा स्थिति में तो मैंने पहले भी बीच में भी बोला था, इरेकॉन जो आपको याद हो विपुल जी, मैंने बीच में नाम लिया था बिल्कुल। और उस स्टॉक को मैं अभी बीच में पकड़ कर बैठा हूं। 330 और 300 के लक्ष्य यहां पर देख रहा हूं। लेकिन अगर आप आईआरएफसी या फिर हाँ, एक स्टॉक जिसे मैं बिल्कुल चर्चा में लाना चाहता हूं वो है टेक्स इंफ्रा। 129 रुपए, यही सबसे सस्ता रेलवे में पूरे पैक में मिल रहा है, तो खरीद लीजिए, मौका मिलेगा। चुन चुन के स्टॉक से पहले भी अदानी पावर के पूरे स्टॉक्स पे रिव्यू ले लिया और पावर सेगमेंट पे ले लिया, रेलवे पे भी ले लिया, अब बाकी चुन चुन के लिए रुकते हैं। बाकी चुन कर रखते हैं। सर, एक सवाल था वो मुझसे मिस हो गया और वो पता नहीं कहाँ गया, अब दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने $5 जो है वो हमें भेजे थे और बीडीएल के ऊपर इनका एक सवाल था और दूसरा सवाल किस पर था वो मुझे याद नहीं, शेयर का भाव भी मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेरी गलती है कि मैं रोक करके रखा था, लेकिन तब तक काफ़ी सारे सवाल आए, मिस हो गया। मैं चाहूँगा कि बीडीएल पर एक जो है भारत डायनेमिक्स को लेकर के आप एक टिप्पणी कर दें, ताकि हमारे जो दर्शक जिन्होंने जो है इतनी शिद्दत से $5 भेजे हैं उनको निराशा ना हो। जी देखिए, बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी विपुल जी बीडीएल के ऊपर ये आपको साफ साफ बताया है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि मुझे भी थोड़ा पेन दे रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इन लेवल्स पर रिजल्ट आने के बाद थोड़ा इंपैक्ट जरूर निगेटिव आया है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके बॉटम कहीं ना कहीं से फिक्स होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 1250 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए, इस समय साहस मत छोड़िएगा, क्योंकि ये स्टॉक टर्न अराउंड स्टोरी की तरफ जब जाएगा तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं श्योर हूं। और इसलिए अभी यहां पर फिलहाल आपको बने रहना है। चलिए, इस बीच वंशिका चेटवानी जी कह रही है शिट आई मिस ऑल, कब से रवि सर को मिस कर रही थी। रवि सर, आपकी तबीयत कैसी है?
लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मिस हो गया है। इन्होंने सवाल भेजा लेकिन सवाल का समय नहीं है वंशिका जी, और इसलिए जो है आपका सवाल नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आपको निराश क्यों होना है मैम? आज अभी जो बातचीत का जो हिस्सा है वो हम 8 बजे जो है मनी मास्टर के रूप में अपलोड करते हैं, और उसके बाद से बजिंग स्टॉक्स में आपको सारे बजिंग स्टॉक्स अलग प्लेलिस्ट में जाएंगी तो वहाँ पे मिल जाएंगे। चुन चुन के सेगमेंट जो है वो चुन चुन के सेगमेंट में अलग से भी हम अपलोड करते हैं ताकि आप दर्शकों को आसानी रहे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो शायद दिन में नहीं देखते हैं या खाली रात में देखते हैं, उनमें बहुत लोग नाराज़गी जाहिर करते हैं कि आप धोखा दे रहे हैं लोगों को कि आप दिन का वीडियो रात में क्यों चला रहे हैं। तो वो धोखा देने के लिए नहीं है सर, लोगों की सुविधा के लिए, ताकि बड़े वीडियो 1.5 घंटे का वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल होगा। अलग अलग वीडियोस हम इसलिए छोटे छोटे साइज में अपलोड करते हैं ताकि अगर जिसको चुन चुन के देखना है तो वो 1.5 घंटे का वीडियो क्यों देखेगा। तो इसके आप लोगों की सुविधा के लिए, और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको अलग अलग हिस्से में अपलोड करते हैं। तो बातचीत शुरू हो तो आप 8 बजे। जी जी, मैं विपुल जी की बात को थोड़ा और गहराई से बोलना चाहता हूं। शायद मेरे ख्याल से विपुल जी सॉरी, इस बात को बोलते तो आप लोग कुछ दूसरा मतलब ज्यादा जल्दी लगाते। देखिए विपुल जी की टीम जो है वो, देखिए सर, हम जो ये टीम बैठी हुई है, आप देखो पिछली बार आया था तो मैंने देखा जितने आपकी पीसीआर टीम बैठती है, कैमरामैन बैठते हैं, और साथ में एक एक मिनट इन सबके आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं, और इन्होंने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया जिसकी वजह से हम लोग उसको एप्लीकेबल कर रहे हैं। और विपुल जी की उस कमेटी में मैंने भी ये आइडिया जब सुना तो मुझे बड़ा दिल से अच्छा लगा। 1 घंटे का प्रोग्राम, 1.25 घंटे का प्रोग्राम आप लोग के प्यार में कई बार 1.5 घंटे पहुंच जाता है, बिल्कुल। और इसमें छोटे छोटे सेगमेंट, जैसे आप सपोज करिए कि हमने पावर की बात करी, हमने अदानी ग्रुप की बात करी, हमने रेलवे की बात करी। ये सेगमेंट हो सकता है कोई ढूंढ के सिर्फ इन्हीं सेगमेंट को देखना चाहता हो, तो उसका भी टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए हम उन स्टॉक उस कटिंग को आप लोग को अपलोड करते हैं। हमें उससे कुछ बेनिफिट नहीं है, सिर्फ चाहते हैं आपको सुविधा मिले, आप देखें। मैं विपुल जी करेक्ट हूं? नहीं अगर नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल, लोगों की, दर्शकों की सुविधा के लिए ही है, क्योंकि बहुत लोग ये शिकायत भी करते थे कि भाई आप इतना लंबा वीडियो बना देते हैं, अब मुझे अगर सुजलॉन के बारे में जानना है तो मैं कैसे जानूं। तो कोशिश ये रहती है, लेकिन आप लोग ठीक है, आप लोगों की सारी कमेंट्स और सारी बुराइयां सराखों पर, लेकिन कोशिश आप लोगों की भलाई के लिए ही रहती है। इस बीच एक और दर्शक हैं जिन्होंने हमें 100 रुपये भेजे हैं, उनका सवाल बाद में लेंगे, लेकिन पहले जरा अगला जो है शेयर जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए। कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है लगातार बोलने से। ओएनजीसी के ऊपर यहाँ से बड़ा ऑर्डर मिला है। मझगांव डॉक के ऊपर भी आज बहुत सारे सवाल आए हैं। इनको ओएनजीसी से कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर मिला है 31 मई 2026 तक कंपनी जो है वो पूरा करेगी मझगांव डॉक। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 14 जून को कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं। तो मझगांव डॉक पे सबके आपकी निगाहें लगी हुई हैं, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आपको बता दें कि काफ़ी जो एस्टिमेट लगाए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अब वो एस्टिमेट को पार कर पाती है कि नहीं वो तो 14 जून को ही पता चले, 14 तारीख को ही पता लगेगा। और 1% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर इस समय मझगांव डॉक के शेयर में देखने को मिल रहा है। सर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है, 1.5% ऊपर है। आपकी राय क्या रहेगी? एक और डिफेंसिव शेयर जिस पर कि काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं और लोग थोड़ा ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए विपुल जी, आपने जो बात बोली है मैं उससे एग्री करता हूं, और न्यूज का इम्पैक्ट ही है। अभी मैंने मैस्डॉक की इसीलिए चर्चा करी थी कि 4850 के नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। अप साइड में 5100 के ऊपर निकला तो आपको 5400 के लेवल यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मैस्डॉक की न्यूज पॉजिटिव है, इम्पैक्ट पॉजिटिव है, बने रहिए बड़ा प्रॉफिट निकालने के लिए। जी चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आते हैं वोल्टास पे देखते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आई है। वोल्टास के काफ़ी नतीजे जो आए हैं काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं, और ये जब गर्मी शुरू हुई थी तब भी हम लोगों ने थीम पकड़ने की कोशिश की थई कि ये जो है, और गर्मी जिस तरीके से बढ़ती गई उसके बाद से तो काफ़ी शानदार बिक्री हुई है। पहली तिमाही का मुनाफा 158.51% बढ़ गया, और ये बढ़ करके पहुंचा है 334 करोड़ रुपए के आसपास। कंपनी की आय में हमने देखा 47.03% की बढ़ोतरी रही है, और ये रहा है 4903.91 करोड़ रुपए। कंपनी का जो कूलिंग प्रोडक्ट है, ठंडक देने वाले जो उत्पादों की बिक्री है, उसमें 67% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं उसमें भी हमने देखा कि जो इंजीनियरिंग की सेवाएं देने वाले हैं उससे जो है 161 करोड़ रुपए की कंपनी की आय जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये वो तमाम कारण रहे हैं जिसमें वोल्टास के नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं, और नतीजों के बाद जो शेयर में रिएक्शन है वो उससे भी ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि गर्मी तो जा चुकी है, क्या अभी शेयर चलता रहेगा? 11% की तेजी अब देखने को मिल रही है। वोल्टास 1591, 1592, क्या मुनाफा बुक करें या फिर कहीं पर फ्रेश बाइंग की भी चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं?
रवि जी? बिल्कुल सही आपने बताया विपुल जी। सही मौके पे सही चौका मारने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो विपुल जी हो सकते हैं। अरे न्यूज का फायदा उठाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लगभग 70% यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि इस न्यूज का इम्पैक्ट सिर्फ आज ही और कल में ही रहेगा। बाकी दिन आपको थोड़ा गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैसा हाथ पे रखिए, नया इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से सोचेंगे। अब आ जाते हैं जो 3-5 साल के लिए व्यू रखते हैं। इस समय का जो अभी अपवर्ड मूव है वो 1650 के आसपास तक थक जाएगा। तो 1650 के लक्ष्य तो दिखाई देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहां पर प्रॉफिट बुक करना है। चलिए, ये राय निकल करके आती हुई। चलिए अब जरा कुछ एक जो है आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। यहाँ पर भी दो कंपनियां हैं जो कि नतीजों के भरोसे हमने इस सेगमेंट के लिए खास तौर से चुनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स पे नजर डालते हैं। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं सर, उम्मीद से बेहतर रहे हैं। कंपनी की आय में 45% की बढ़ोतरी रही है और 1335 करोड़ रुपए से बढ़कर 1933 करोड़ रुपए पहुंची है। वहीं कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है। ये जोमेटो, जुबिलेंट फूड, इन सब के अंदर काफ़ी जो है हमने देखा कि बेहतरी आई है। एबिटा मार्जिन में 39% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन थोड़े से घटे हैं, 1% के आसपास, 20.70% से घटकर 19.80% रहे हैं। लेकिन नतीजे, मुनाफा, कंपनी का एबिटा, वो उन सब में काफ़ी अच्छा बढ़त देखने को मिली है। और वही हाल हमने जोमेटो में भी देखा। अब जहाँ पे ये लोग चूक रहे थे वो इन्होंने जो अपनी बॉटम लाइन है उसको सुधारने का प्रयास किया है, और वो हम देख रहे हैं उसके असर से कंपनी के शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही। जुबिलेंट में क्या ये नतीजे, इसका भविष्य आपको कुछ लगता है कुछ बेहतर कर पाएंगे? आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, जब तक हम लोगों को खाने की आदत पड़ी रहेगी तब तक इन सब शेयर अच्छे चलते रहेंगे। और जब ऐसा मौसम का टाइम हो और ऐसे टाइम पे जब ज्यादा बाहर से खाने का मन करे तो शेयर कैसे प्रॉफिट में आता है वो आपको नजर आ रहा है। और पीछे तो ऐसी सीरीज रही है जिसकी वजह से थोड़ा कुछ ज्यादा ही लोग टीवी देखते देखते ऑर्डर कर रहे थे। तो अभी सीधा सीधा है कि यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा और 680 के लक्ष्य आ सकते हैं। उन लेवल्स पर आता है तो मुनाफा बुक करना है। लेकिन 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 जो अभी के करंट सिनेरियो पे है इसमें भी 50% अगर आपने खरीदारी करी है, मुनाफा बुक करना ना चूकें। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई एक अंकुश अग्रवाल जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं सर रवि सर से एक रिक्वेस्ट करवाइए कि स्टॉक के टारगेट के साथ साथ उस स्टॉक का टारगेट का एक्सपेक्टेड टाइम पीरियड भी बताया कीजिए प्लीज। सर बताते तो हैं आप लोगों को, अब ये तो नहीं बताएंगे कि परसों आ जाएगा, नरसों आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन हाँ ये कहते हैं ये स्टॉक लंबी अवधि के लिए अच्छा है। यानी कि अगर आप 6 महीने, साल भर का नज़रिया रख रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जब बजट आने वाला था, बहुत सारे बजट के इर्द गिर्द के शेयरों पे बातचीत हुई, तो भी निश्चित रूप से 2-4 महीने का ही उसका व्यू होगा। तो कोशिश हम लोगों की रहती है, लेकिन हाँ हो सकता है शायद हम लोगों का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है कि आप लोग मिस कर जाते हैं। लेकिन उसके लक्ष्य क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्ट डेट की मतलब 16 नवंबर कोई टारगेट हिट होगा तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है जाती हो जाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे सर, रवि सर? नहीं, बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा। और जनरली मैं आप लोग देखिए तो मैं बता देता हूं, आप लेवल्स का ध्यान रखें। डे में जैसे ही बात कर लेते, देखिए सिचुएशन कई बार चेंज हो जाती है। प्रिडिक्शन जो हम लोग करते हैं उस प्रिडिक्शन में टाइम ड्यूरेशन में जरूर देता हूं कि आपको 1 वीक रखना है, 2 वीक रखना है। जैसे आजकल मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूं कि अभी अगले 15 दिनों तक, आज का डेट क्या है, आज है 12 अगस्त, 15 दिन क्या हो गया आपके, 25-30 अगस्त, यानी इस पूरे महीने तक थोड़ा मार्केट जो है वो अंडरटोन रहेगा। अब आप सुनेंगे नहीं, अब उसको कहेंगे कि नहीं नहीं आज ही मुझे ट्रेड डालना है, ये सारी चीजें आज करनी है। तो कोशिश मेरी यही होती है, मैं जनरली बिना डेज, बिना टारगेट के मैं कभी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। इसीलिए कहता हूं कि आप ध्यान से सुने, मुझे लगता है मैं जरूर, और आपकी जो क्वेश्चन है उसको और प्रिसाइज लेने की कोशिश करूंगा। जी चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई और कोशिश हम लोग पूरी करते हैं सर, आपकी उम्मीदों में पूरी खरे उतरे। लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग अपने और ज़्यादा सुझाव भेजते रहिए, कोशिश करेंगे और ज़्यादा इंप्रूव करने की हम लोग। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इस पर आज जो है काफ़ी सारे सवाल भी आए थे, लेकिन हमने इसको चर्चा में नहीं लेकर के आए। लेकिन हमने कहा कि नतीजे हैं तो इसको बजेंगे स्टॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं और वो हम जब बातचीत कर रहे थे, जब डिफेंस शेयरों में रैली आ रही तब भी हम लोग इस बारे में बातचीत कर रहे थे। जिस तरह के ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी का मुनाफा देखिए 69% बढ़ा है और 172 करोड़ से बढ़कर के 291 करोड़ हो गया है। 1200 करोड़ से कंपनी की आय बढ़ करके 1500 करोड़ हो गई है एक क्वार्टर के अंदर। तो काफ़ी शानदार नतीजे रहे हैं। कंपनी के एबिटा की बात करें तो
तो 41% की बढ़ोतरी रही है। कंपनी के मार्जिन्स में भी काफ़ी सुधार हुआ है और ये 3% बढ़ गए हैं। पहले कंपनी 30.20% के मार्जिन पे काम कर रही थी, अब 33.60% के मार्जिन पे कामकाज कर रही है। तो ये राय यहाँ पर फिलहाल निकल करके आती हुई। और इस बीच सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। डिफेंस स्टॉक भले ही थोड़े से अब डिफेंसिव हो गए हैं, लेकिन नतीजे जो है वो बता रहे हैं कि अभी भी इनमें दमखम बाकी है। नतीजे भी बता रहे हैं। और विपुल जी, आज मैं आपको एक यहाँ पर बात बताऊं तो आज आपसे किसी ने शिपिंग कॉरपोरेशन इसलिए नहीं पूछा क्योंकि जब सवाल अच्छा हो, स्टॉक चल रहा हो, तो लोगों को ध्यान कम होता है। हाँ, मैं एक आंसर देना जरूर चाहूंगा। जी। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। 330 का लक्ष्य क्या करना है, खरीदा है, होल्ड करिए। रिजल्ट आया पॉजिटिव, फायदा है। बॉटम आउट हो गया था स्टॉक, जो कि बॉटम आउट होकर निकला। बहुत से लोग इसमें 300 रुपए के ऊपर खरीदारी कर रखी, उनको भी मौका मिलेगा निकलने का। इसलिए मौका है, मौके पे चौका है। चौका मतलब आपको बने रहना है। और अब नोट कर लीजिए फिर से जो डेज वाली बात थी, 3 वीक के बाद इसको जरूर रिव्यू करेंगे और 3 वीक तक होल्ड करना है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती है। और इस बीच अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगले प्रश्न में माफ कीजिएगा, इस सेगमेंट से बाहर निकलते हैं पहले तो। चलिए, अब ऋषु जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। ऋषु जी को नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। जी सर, मैं टाटा स्टील में 150 पे 100 शेयर बाय कर रखे थे। 6 महीने तक होल्ड कर सकते, क्या भी होना चाहिए उसके लिए? किस भाव पे लिए? 150 पे? 150 पे, जी सर। चलिए ठीक है, 3 महीने आप होल्ड कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं ना? जी सर। और एनएचपी पे सर फ्रेश बाइंग की क्या रिकमेंडेशन रहेगी? फ्रेश बाइंग की अभी सर आप एनएचपीसी के लिए आप दोबारा कार्यक्रम देख लीजिएगा, क्योंकि हमने काफ़ी भी डिटेल में चर्चा कर ली है। लेकिन अगर मुझे दूसरा सवाल लेना है तो मैं टाटा स्टील के साथ साथ दूसरा सवाल अगर मैं लूँगा तो वो लूँगा हमारे एक दर्शक का, जिन्होंने कि सौरभ जी ने हमें प्रश्न भेजा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। और इनका 13,500 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 95 रुपये के भाव पर 6 महीने के लिए। तो टाटा स्टील और ये इन्होंने 100 रुपये में भेजे हैं। सौरभ जी ने, उनका भी प्रश्न ले लेते हैं। 95 पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है सर, दोनों पे बहुत संक्षेप में टिप्पणी, फिर आईपीओ पे चलते हैं सर। देखिए, बहुत संक्षेप कहेंगे तो मैं कह दूंगा कि एक आपकी टीम जो पीछे से है, फिर से आपको आज मैं तंग कर रहा हूँ बीच मार्केट में। टाटा स्टील पे एक कॉल प्लीज ऐड कर दीजिए। और चुन चुन के स्टॉक की पहली कॉल, टाटा स्टील को करंट 150 से 153 के बीच में करना है बाय, यानी जो लेवल्स आ रहे हैं। टारगेट होगा 165 का, स्टॉप लॉस होगा इसका 147 का। ये कॉल आप प्लीज डाल दीजिए चुन चुन के स्टॉक के लिए। तो ये है टाटा स्टील के लिए, जिससे कि आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या विपुल जी? नहीं, 165 का लक्ष्य, 147 का स्टॉप लॉस। मेरे ख्याल से मेरी पीसीआर की टीम ने उसको और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने उसको नोट कर लिया है। और यहाँ पे फिलहाल खरीदारी की सलाह है, इसको हम चुन चुन के में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की भी बात हो जाए सर। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा आपको डाउनफॉल जरूर दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको बिल्कुल यहाँ पर बने रहें, घबराने की जरूरत नहीं। थोड़ा फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 1-2 दिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो आप इसको बाय कर लीजिएगा। अपसाइड टारगेट वापस से आपको 88 रुपीज देखने को मिलेंगे। जी चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और इस बीच अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है का। वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी और आईपीओ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का होता है यहाँ पर विश्लेषण। ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग कैसी होगी, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करते हैं। और इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं शौर्य, और शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज से एक नया आईपीओ खुला, लेकिन आज के आईपीओ खुले होने की बात करें, लेकिन उसके पहले जरा ओला इलेक्ट्रिक पे बात कर लेते हैं। कल इतनी सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली और लगा कि मतलब जो है, मतलब कल का मतलब लास्ट कारोबारी सत्र में, और लगा कि खराब लिस्टिंग है। हमने भी यही बताया कि सुस्त लिस्टिंग के बाद क्या करें। लेकिन उसके बाद से ओला इलेक्ट्रिक ने जो उसकी ईवी चार्ज हुई और उसके बाद से जो शेयर चलना शुरू हुआ, आज भी 20% का अपर सर्किट लग गया लगता हुआ हमने देखा। शौर्य हो क्या रहा है, जरा घटनाक्रम बताइए यहाँ पर। जी सही बात है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करें, आईपीओ का प्राइस था 76, ग्रे मार्केट में एक टाइम पे नेगेटिव भी पहुंच गया था -3 रुपीज का। उसके बाद लिस्टिंग 76 पर हुई, फिर लगा एकदम 20% का अपर सर्किट, आज फिर लगा 20% का अपर सर्किट, और आज अगर बात करें तो 109 रुपए के आसपास चल रहा है। अब अगर किसी ने आईपीओ में खरीदा होता और अभी तक बने होते तो उसे जीरो नहीं, उसे 43% का रिटर्न मिलता है, क्योंकि अभी आईपीओ के प्राइस के मुकाबले शेयर 43% बढ़ चुका है।
रवि सर, आपने देखा क्या ये, मतलब आपकी निगाहें गई इस तरफ, ये ओला इलेक्ट्रिक में हुआ क्या? बहुत सारे लोग सुस्त मन से जो है बेच करके निकल गए, लिस्टिंग गेन को कि भाई लिस्टिंग गेन में कुछ खास मिला नहीं, निकल जाओ। लेकिन कुछ लोगों ने 10-15% ऊपर तक का वेट किया, तब निकल गए। लेकिन असली मलाई तो जिन लोगों ने होल्ड कर ली उन्होंने खाई। आपकी निगाहें गई क्या ओला इलेक्ट्रिक में? 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि लोगों को लिस्टिंग के दिन समझ में नहीं आ रहा था और दोपहर के बाद समझ में आया और लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट? देखिए विपुल जी, आपने बहुत सही समय पे टॉपिक उठाया है और मैं इस पे जरूर थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहली बात है कि जिन लोगों ने नहीं लगाया वो लोग बहुत सुखी हैं, और जिन लोगों ने लगाया वो बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो तो निकल गए। अब लड्डू कौन खा रहा है, मलाई कौन खा रहा है, ये सबको पता है। और इस लड्डू मलाई खाने के चक्कर में अब इंस्टा पे रील बनने के लिए आप अपने को मत तैयार करिए, रहिए बाहर। 20% का सर्किट कोई इंडिविजुअल रिटेलर नहीं डालता, ये कंपनी में जो मिली जुली 60 गांठ होती है वो डालते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो ये बात कह सके। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के जो जिसके फंडामेंटल इतने पुअर हो, स्टेक होल्डर है, आपस में बाय सेल करके इस तरीके के रेट को बढ़ाएं, उस रेट से बनाइए दूरी। फिलहाल इस बीच में छू कर जलने के, करंट लगाकर शॉर्ट लगाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो ईवी के करंट में हार्ट बीट वापस नहीं आती है। और अब यहां पर जिस तरीके से इस समय ओला में बाइंग फ्रीज लगा हुआ है, बिल्कुल दूर रहिए, डिलीट कर दीजिए। इंस्टा पे वीडियो देखिए, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। खास तौर से मैंने भी देखे, आजकल पानी भरता है, लोग डुबा डुबा के निकाल रहे होते हैं, वैसे ही निकलने के चांसेस बहुत है, लेकिन जो डूब के मर जाते हैं उनका पता नहीं चलता। ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम, इंस्टा देख करके, भाई 40% की रैली है, उसमें बहुत सारे रिटेलर्स भी होंगे और हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम भी देखते हो। उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या उनको जो भी मुनाफा मिल रहा है या जिस भी भाव पर हैं, क्या वो एग्जिट कर लें अभी? क्योंकि कल को हो सकता है कि और ज़्यादा मुनाफे की लालच में वो ऊपर लेवल पे ट्रैप हो जाएं। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल आंख बंद करिए, सौदा काट दीजिए और फिर उसके बाद सबसे कहिए मैं ओला को नहीं जानता। यही ज्यादा समझदारी है, क्योंकि जब ये 20% के सर्किट पे है, जिस दिन नीचे के सर्किट लगेंगे 40 रुपए पे खुलेगा और आपको मिलेगा नहीं। दूसरी तरफ है कि इस समय जो आपने बात कही, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग जो है वो अट्रैक्ट पे जा रहे हैं, फंस रहे हैं, स्टॉक मार्केट को मजाक बना रखा है, वो कहीं ना कहीं से बहुत दुखदाई है। बड़ी मेहनत से पैसे आप लोग कमाते हैं, तो मनी 9 जैसे चैनल को फॉलो करके प्लीज बचाइए अपने पैसे को, दूर रहिए इन सब चीजों से। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल के आती हुई। अगर आप भी को भी लग रहा है कि 2 दिन में 40% चला गया है, कल हो सकता है 60%, हो सकता है चला भी जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हम मतलब आपको ये सलाह देंगे कि आप ऐसी गलती ना करें कि हो सकता है कि भाई जो लोग ऑपरेट कर रहे हो कल को 15-20% चढ़ा दें। लेकिन इस तरह के पैसों से बचने की कोशिश कीजिए। कहीं ट्रैप हो गए तो फिर जो है वो फिर आपको लिए मुश्किल हो जाएगा निकलना, क्योंकि लोअर सर्किट पे तो आप बेच भी नहीं पाएंगे। अभी कम से कम अगर आप हैं, कम से कम निकल तो सकते ही हैं, तो आप बेच करके निकल लीजिए, जितना मिल गया उतना काफ़ी है। और जो लोग अभी पैसा लगाने की सोच रहे हैं कि कल जैसे अपर सर्किट खुले फिर से हम खरीदारी करें, बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह की चीज़ों में आप फंस जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आप सवाल पूछेंगे आप लोगों से। चलिए शौर्य, आज से एक नया आईपीओ खुल रहा है, क्या कुछ है वहाँ पर अपग्रेड? क्या है जी, आजकल नया आईपीओ खुल रहा है। देखिए, फेस्टिव सीजन आने वाला है, त्योहारों का सीजन है, तो उसी के फ्लेवर से रिलेटेड आईपीओ है। आईपीओ का नाम है सरस्वती साड़ी। आपको नाम से पता लग गया होगा, साड़ी की कंपनी है। और बात करें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाती, B2B है, यानी होलसेल प्रोडक्ट बनाने के कारोबार में कंपनियां हैं, जिसके पास 900 से ज़्यादा वीवर और सप्लायर्स हैं अक्रॉस इंडिया। और इसका अगर बात करें तो मेजरली सदर्न और वेस्टर्न रीजन में इंडिया के इसके बिजनेस ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसके अगर बात करें, कंपनियां भी बहुत छोटी है, बात करें तो भी 30 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट है। टोटल अगर एसेट्स देखें, एसेट्स 205 करोड़ के हैं। और आईपीओ का साइज मेन बोर्ड पर है, लेकिन आईपीओ का साइज भी देखें तो 160 करोड़ का ही आईपीओ साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 104 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 56 का। अभी अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन पूरी तरह सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें रिटेल का 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और ग्रे मार्केट में नजर डालें तो इसे 160 रुपीज के प्राइस बैंड पर 52 रुपीज का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है, यानी 32.5% के प्रीमियम पर कंपनी ग्रे मार्केट में ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। चलिए, तो 152 से 160 रुपए का प्राइस बैंड यहाँ पर रखा गया है। और ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वेंचुरा सिक्योरिटीज कह रही है सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, SMIFS कह रहा है सब्सक्राइब कीजिए, और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है सब्सक्राइब तो कीजिए, लेकिन कॉशन के साथ, यानी कि थोड़ा सा देखभाल करके जो है यहाँ पर आप निवेश करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस बीच चलते हैं अब जो है हमारे एक्सपर्ट रवि जी के पास। रवि जी, आज से एक नया आईपीओ खुला है, अगर आपकी निगाह गई हो,
स्वास्थ्य का साड़ी के ऊपर क्या कुछ सलाह रहेगी सर वैल्यूएशन को लेकर के? और अपने आप में एक काफ़ी लंबे समय बाद इस तरह का कोई आईपीओ निकल करके आया है, बाकी चीज़ों पर तो हम बातचीत करते हैं, लेकिन साड़ी को लेकर के एक आईपीओ लेकर के कंपनी आई है, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, मैं एक चीज कह सकता हूँ कि जिस दिन मैनेजमेंट बैठेगा आपके उस पर ज्यादा और क्लियरिटी होगी। और दूसरी बात है कि आपने हमेशा साड़ी में पैसे खर्च किए होंगे मैडम के लिए खरीदने के लिए, पहली बार मौका मिला है कि उसको वापस ले ले इन्वेस्टमेंट करके। तो जितने लोगों ने साड़ियों में खरीदारी करी है, अपनी घरवाली के लिए गिफ्ट खरीदे हैं, पैसे खर्च किए हैं, ये स्टॉक ऐसा है कि जो कि आपके वो पैसे रिफंड करा सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करने की राय बनती है घूम फिर कर, मतलब यही है। और इस के फंडामेंटल को अगर देखें तो जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल है, छोटा आईपीओ है, प्राइस रेंज अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर यहाँ पर एक बार फोकस करें और अपने उस लॉस को रिकवर कर लीजिए जो आपको कहीं ना कहीं से खरीदारी के समय हमेशा लगता था कि साड़ी पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा। तो ये वो मौका है और मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटल की बात करें तो निवेश करना चाहिए। चलिए, तो निवेश करना चाहिए, ये आपके लिए सलाह निकल करके आती है। बाकी जब मैनेजमेंट आएगी और फंडामेंटल्स के बारे में और डिटेल में हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ अब ग्रे मार्केट के प्रीमियम में किस तरह का मोमेंटम चल रहा है, उस पर भी आने वाले 1-2 दिन में और क्लैरिटी मिलेगी। तो चाहे आप तो अभी 1-2 दिन आप वेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ रवि जी कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है ठीक दिखाई दे रहा है और आप यहाँ निवेश कर सकते हैं। जी शौर्य, बताइए आगे क्या कुछ एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ हलचल है? जी, एसएमई क्षेत्र में 3 आईपीओ खुले हुए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहला है एस्थेटिक इंजीनियर्स। एस्थेटिक इंजीनियर्स की बात करें, आज खुला है, मतलब आज बंद होने वाला है, 12 अगस्त को बंद होने वाला है। आईपीओ का साइज है 26 करोड़ का, जिसमें अगर सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो अभी 350 गुना ये कंपनी सब्सक्राइब हो चुकी है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 60% से ऊपर का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगली है सनलाइट रिसाइकलिंग। सनलाइट रिसाइकलिंग पर नजर डालें, ये कंपनी आज खुली है, इसका आईपीओ का साइज है टोटल 30 करोड़ का, पूरा ही फ्रेश इशू है। यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन में डालें तो ये भी 2 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 2.31 टाइम्स, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 23% से 24% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर है पॉजिट्रॉन एनर्जी। पॉजिट्रॉन एनर्जी पर अगर नजर डालें तो सब्सक्रिप्शन के हिसाब से 5 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि आज पहला दिन है, ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। और ग्रे मार्केट में इसे 250 रुपए के आईपीओ प्राइस पर 150 रुपए का जीएमपी मिल रहा है, यानी 60% के आसपास का प्रीमियम ग्रे मार्केट में। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती है। सर, इसमें से किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे अगर आपकी निगाहें गई हों एसएमई क्षेत्र के आईपीओ पर? तो देखिए वैसे तो विपुल जी मैंने तीनों को बहुत अच्छे से ट्रैक किया है और इस बार पहली बार ऐसा मन कर रहा है कि तीनों जो है वो आईपीओ काफी अच्छे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बस, जैसे मैं हमेशा टंग ट्विस्टर की बात करता हूँ, बड़े आसानी से इसने बोला, मैं तो पॉजिटिव एनर्जी बोल के चुप हो जाता हूँ क्योंकि उसका आगे का टर्न बोल पाना बड़ा मुश्किल है। तो फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो नहीं, मुझे तो इसीलिए सर मेरी तो आप स्थिति ये जानिए, मैं कंपनी का नाम लेता ही नहीं हूँ, मैं सीधे शौर्य पर भी टॉस कर देता हूँ और फिर बता देता हूँ कि एसएमई क्षेत्र में क्या हो रहा है। सर आप बताइए, कंपनी का नाम लेने की हिम्मत ही नहीं है। जी जी। तीसरा तो देखिए, मतलब आगे भी जो मैं एक अपकमिंग देख रहा हूँ, पता नहीं शौर्य ने ट्रैक किया नहीं किया, लेकिन शौर्य ही पढ़ेगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल ही पढ़ सकता हूँ, अगला वाला थोड़ा मुश्किल है। बट एनीवे, कहने की बात यह है कि इस समय तीनों आईपीओ अच्छे हैं, आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए। इन शॉर्ट नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। मुझे लगता था कि शायद इसमें से एक कंपनी ऐसी भी है जो मेन बोर्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कंपनी की अपनी पॉलिसीज है। लेकिन फिलहाल तीनों पे आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, निकला तो रॉकेट बनेगा, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। चलिए, तो निकला तीनों में ही आप, जो लोग एसएमई क्षेत्र में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं उनके लिए सलाह है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तीनों में ही निवेशित हो सकते हैं। सर चलते चलते एक राजेश ख्रिस्ती जी का नाम है शायद, इनका नाम से कह रहे फर्स्ट क्राई आईपीओ में मेरा आईपीओ लग गया है सर, क्या करना चाहिए? रवि जी की राय दिला दीजिए, वो जानना चाह रहे हैं। तो क्या फर्स्ट क्राई में जिन्होंने पैसे लगा दिए, क्या लिस्टिंग पे निकल जाए या बने रहना चाहिए? आपकी राय क्या होगी? देखिए 100% लिस्टिंग पे निकल जाइए। उस प्रोडक्ट को खरीदा या नहीं खरीदा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपको उस पर प्रॉफिट मिलता है तो एक बार को एग्जिट होना बनता है। बहुत लंबे समय के लिए कंपनी में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बैलेंस शीट पे थोड़ा सा असर है, जो कि लिस्ट होने के बाद नजर आना शुरू होगा, तो एक बार को निकल जाइए, एक बार के लिए निकल जाइए, ये राय निकल करके आती है। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।
चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का। चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि अभी भी सुनिए कार्यक्रम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और करीब करीब 1.5 घंटा हो गया हमें कार्यक्रम करते हुए, लेकिन अभी भी 2200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं इस इंतजार में कि रवि जी की कलम से क्या कुछ निकल के आएगा, उनके मुखार बिंदु से क्या कुछ निकल करके आएगा। लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं। तो रवि जी, चुन चुन के खास पेशकश हमारी है। कार्यक्रम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा होता है ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और आप भी इसकी रिसर्च के लिए काफ़ी लंबा समय देते हैं। आपने कई बार जो है बताया कि ताकि जो हमारे निवेशक हैं उनका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे, और काफ़ी लोग जो है इस बात के लिए आपके इसीलिए प्रशंसक हैं और इसीलिए आपको हर क्षेत्र में जाकर के लोग आपको धन्यवाद करते हैं कि आप जो रिसर्च करते हैं उसके माध्यम से जो शेयर निकल के आते हैं वो काफ़ी शानदार होते हैं। तो आज चुन चुन के में कौन से शेयर लिए गए हैं जिस तरह का वोलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है? देखिए, चुन चुन के वैसे मैंने 3 शेयर लिए हैं, लेकिन चुन चुन के बाद भी अभी डिस्कनेक्ट मत करिएगा, बने रहिएगा, एक चर्चा अभी हम और करेंगे। तो पहले चुन चुन के स्टॉक का पहला जो स्टॉक है वो है हिंद जिंक। आज मेटल स्पेशल है और इसमें आपको 615 618 का लेवल चल रहा है, यहां पर करना है खरीदारी। 680 का टारगेट और 600 का स्टॉप लॉस से बने रहना है। दूसरा स्टॉक की बात करें तो वो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिविडेंड वाला प्री स्टॉक VEDL। 433 रुपए पे खरीदारी करनी है, 455 का लक्ष्य, 425 का स्टॉप लॉस। और तीसरा स्टॉक तो आपको खुद पता है, टाटा स्टील, जिसे हमने बीच में लिया है। करंट लेवल पर खरीदारी, 165 का टारगेट, 147 का स्टॉप लॉस। तो ये है आज चुन चुन के स्टॉक पे वो दिग्गज जो आपके पोर्टफोलियो पे अगर पहले से है तो होल्ड करिए, एवरेज करना है तो इन लेवल्स का ध्यान रख के एवरेज भी कर लीजिए। वैसे सर, चूंकि हमारे दर्शक की एक टिप्पणी आई थी तो उसके लिहाज से ही सवाल पूछे, ये किस आपने क्या नजरिया रखा है इसके लिए, कितने समय तक का? जी, इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 वीक रखे हैं जिससे कि आपको आसानी से थोड़ा यहाँ पर मुनाफा अच्छा बन सके। जी, तो ये आपके लिए जो पहले तो आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसका तो ध्यान रखना ही है, स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिए और फोकस जो है वो मेटल पे है। मेटल जो है ये आपके पोर्टफोलियो के मुनाफे की चमक बढ़ाएगी। हिंदुस्तान जिंक पे खरीदारी की सलाह रही है और यहाँ पर 17-18 रुपए के नीचे की स्टॉप लॉस लगाइए आप। 680 रुपए का लक्ष्य ऊपर की तरफ निकल करके आ सकता है और 600 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए। दूसरा मेटल के अंदर जो है कंपनी जो है वो है वेदांता। वेदांता में 425 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 433 के आसपास चल रहा है और आज मेटल जो है मोमेंटम में है तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पर 455 रुपए के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं वेदांता के अंदर। टाटा स्टील, जिस पर कि आज कार्यक्रम के दौरान ही चर्चा हुई और इसमें जो है आपको 147 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर की तरफ 165 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो मेटल क्षेत्र में मुनाफे की चमक जो है आपका पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे ये 3 शेयर, इसको आप नोट करके रख लिए। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखिए आप, ताकि आपसे कोई चूक ना हो। लेवल्स इसीलिए बताए जाते हैं कि मान लीजिए कल को कोई बड़ी खबर आ गई, कोई नेगेटिव खबर आ गई, तो कम से कम आपका जो नुकसान है वो सुरक्षित रहे, एक सीमित दायरे में ही हो, बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए जो है आपको ये लेवल्स बताए जाते हैं। सर, आज की चर्चा में आप जुड़े तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर आप? सर, डिस्क्लोजर आज थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात की स्टॉक तो मैंने जो की चर्चा करी वो मेरे पोर्टफोलियो पे नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए। लेकिन इससे बड़ा डिस्क्लोजर आज ये है, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल नहीं हूं। मैंने कभी कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं। मैंने आपके कुछ लोगों की कंप्लेन के बाद मैंने खुद जाकर टेलीग्राम को एक इंस्टॉल किया और उस पर देखा तो रवि सिंह नाम से चैनल किसी ने बना रखा है, आप दिखाई दे रहा है और वो पैसे मांगता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को आप यहां पर दूर रखिएगा, उससे दूर रहिए। दूसरा, इससे भी बड़ी बात, नाम मैं बढ़ देता हूं, डॉक्टर रवि सिंह, और दूसरा एक चैनल और है ट्रेड विथ डॉक्टर रवि सिंह। ये दोनों चैनल मेरे नहीं है, मैं टेलीग्राम पर हूं ही नहीं, मैं मना करता हूं आप लोगों को। तो प्लीज डिस्क्लेमर यही है, किसी को कोई पैसे पे मत करिए। जो ऐसा बता रहे हैं, मैं टेलीग्राम पर नहीं हूं। मैं उनके नंबर भी मैंने उनसे खुद पूछा विपुल जी, तो वो बंदा खुद मुझे बता रहा है कि हाँ मैं डॉक्टर रवि सिंह हूं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रॉड कितना बुरा हो रहा है। तो आप लोग प्लीज उससे दूरी बनाकर रखिए और इस तरीके के लोगों से दूर रहिए।
यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ऑफिशियल चैनल्स पे देखिए सर, देखिए आजकल के इस जो एक दौर बना हुआ है ना, उसमें जितना आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, कहीं पर भी आप देखिए छोटी सी भूल पे आप ओटीपी दे देते हैं किसी को, कितना बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसे ही किसी की गलत सलाह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। जब आपको मनी 9 के मंच पर या बाकी सारे मंच पर ऑफिशियल चैनल्स हैं, वहाँ पर रवि जी अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं, मनी 9 पर आते हैं, तो आप उनको वहाँ पर फॉलो कीजिए ना। कोई आपसे पैसे मांग करके आपका नुकसान कर दे, अच्छी बात नहीं है। और सर जाते जाते इसी पर चूंकि एक शेर याद आ गया और आपने कहा था तो, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो आजकल की रील को, आजकल के व्हाट्सएप मैसेज को ही अपनी रिसर्च मान करके चल रहे हैं, उनके लिए एक टिप्पणी है कि मतलब हालांकि ये कोई शेर नहीं है, लेकिन एक शब्द है, उसके आगे मैंने थोड़ा सा इस तरीके से उसको घुमा दिया है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा और धूल मेरे रिसर्च पर थी और पोर्टफोलियो साफ होता रहा। तो जो रिसर्च है आपकी, वो आजकल अगर आपका इंस्टाग्राम, रील, टेलीग्राम रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो साफ होता रहेगा। इनसे थोड़ा सा दूर रहिए, ऑफिशियल चैनल्स पर जाइए, खुद अपनी रिसर्च कीजिए। अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो जहाँ जो ऑफिशियल चैनल है, जहाँ पर आपको टिक मिल रहा है, जैसे मनी 9 एक ऑथेंटिक चैनल है, और भी किसी मंच पर जा रहे हैं रवि जी, ऑथेंटिक चैनल पर अगर जा रहे हैं वहाँ सुनिए। अब किसी रील पर कोई एआई बना करके कल को कुछ भी खरीदेगा तो ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल तो जो विपुल जी के जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो आपने सुन ही लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए भी शुक्रिया कि काफ़ी देर तक आपको रुकना पड़ा, थोड़ा कष्ट हुआ होगा, लेकिन लोगों के सवाल ऐसे थे सर, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया। आप कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, और जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए, कल कोशिश करेंगे 1 से 2 में आपके प्रश्नों को के उत्तर देने के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं, मुझे इजाज़त दीजिए। मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए और कल जुड़ना हमारे साथ मत भूलिएगा। नमस्कार। हेलो मनी 9।